होएगा चलो। यस सर। ओके सर, चलो डन। अच्छा तो सर आज किस बात के लिए हम लोग, किसी किसी के लिए आज एक्स्ट्रा क्लास भी है सर, कंपनी लॉ का क्लास है, ठीक है। तो ऐसे ये लॉ का ही एक पार्ट है सर जो स्पेशल करके कंपनी लॉ, तो यहाँ पर मेनली ये जो क्लास अभी स्टार्ट हुआ है एक्स्ट्रा चलेगा अभी, ठीक है। आज जिन लोगों का रेगुलर चलता है कंपनी लॉ डिटेल्स में उनका तो है, लेकिन ये बेसिकली इस क्लास में कंपनी लॉ का पूरा बेसिक्स बातें डिटेल्स में चर्चा होगा, ठीक है सर। तो कंपनी लॉ डिटेल्स में बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कंपनी लॉ है क्या? इन सिंपल, कंपनी लॉ सर वो लॉ है जो कंपनी को चलाने के लिए बनाया जाता है। आप लोगों को पता है सर हमारे देश में, जैसे मानो कि स्टॉक मार्केट का अगर मैं बात करूं, स्टॉक मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास कंपनी लिस्टेड है, ऑलमोस्ट 7,000। जैसे कि अगर मैं BSE NSE का बात करूं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अराउंड 5,000, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अराउंड 2,500 से 3,000, ठीक है। तो या फिर ये तो सिर्फ मैं बोला आपको स्टॉक मार्केट लिस्टेड, इसके साथ साथ मतलब जरूरी है सारा कंपनी स्टॉक मार्केट में आएगा? नहीं सर, सबको स्टॉक मार्केट में आने का इच्छा भी नहीं होता और सब आता भी नहीं है, ठीक है। अब अपना अपना केस होता है कि कौन स्टॉक मार्केट में आना चाहता है नहीं आता है, वो हमारा करंट मुद्दा नहीं है। मैं बेसिकली आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई कंपनी बनता है तो उसको टैकल करने का एक अलग लॉ बनाया गया है, ठीक है। कंपनी को टैकल करने के लिए एक अलग से लॉ बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है सर कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, या फिर कंपनी लॉ। ये जो कंपनी लॉ, जैसे मैं स्टॉक मार्केट वाला कंपनी तो छोड़ो, उसको मैं 2 मिनट तक रख देता हूँ, जो भी कंपनी तो है और साथ में स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। कुछ ऐसे भी कंपनीज है सर जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं, ऐसा संख्या बहुत है, लाखों में आ जाएगा, पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के लाखों में आ जाएगा। सर कहना क्या चाहते हो? सर कहना ज्यादा कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि अगर कंपनी बन रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए एक पक्का पक्का लॉ होना चाहिए। अगर कंपनी बन रहा है तो उसको चलाने के लिए एक पक्का पक्का लॉ होना चाहिए सर, एक 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 एकदम प्रॉपर एक लॉ जो कंपनी को मैनेज करेगा, जो कंपनी के मैटर्स के बारे में डिस्कस करेगा, कंपनी का प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। इसका बहुत सारा मैनेजमेंट काम होता है। आज अभी आप लोग जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि सर कहना क्या चाहते हो, ठीक है। जैसे मानो कि अगर मैं आपको सिंपल बोलूं कि इंडिया में करेंटली जो कंपनी लॉ चल रहा है, ये एक्ट जो है सर ये 2013 में न्यूली आया है। सर क्या इससे पहले कंपनीज एक्ट नहीं था? यस था सर, 1956 में था। 1956 आफ्टर, मतलब ब्रिटिश लोग जाने के बाद, मतलब ये जो ब्रिटिश लोग हैं ना सर, ये व्हाइटिश जो यूके वाले लोग हैं, उनके जाने के बाद सर हमारे देश में 1956 में कंपनी को चलाने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, जो 1956 कंपनीज एक्ट हुआ करता था, जो हम लोग भी पढ़े हैं। 2013 में जाके एक न्यू एक्ट लाया गया। न्यू एक्ट क्यों? न्यू एक्ट मतलब एक्चुअली बिजनेस सराउंडिंग सिचुएशंस में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गया है, मतलब कंपनीज लेवल में ना बहुत सारा न्यू न्यू पैटर्न आ गया है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर जो बाद में ज्वाइन किया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कंपनीज तो सर ऐसे मार्केट में धीरे धीरे, मतलब 1947 के टाइम पे जितना कंपनीज था 2013 14 15 या फिर 2021 के आसपास में जब हम लोग पहुंच गए, कंपनी बढ़ गया, बिजनेस का सिनेरियो बदल गया, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस बदल गया, बहुत सारा चीजें बदल गया। तो इस बदलते समय के साथ साथ अगर बिजनेस को लेके चलना है, बदलते समय के साथ साथ बिजनेस को लेके चलना है, तो आपको न्यू एक्ट चाहिए था। तो इसीलिए वो वाला एक्ट के अंदर चेंजेस किया गया और काफी ड्रास्टिक चेंजेस हुआ। सो कंपनीज एक्ट 2013 में। सर हम लोगों को क्या 56 वाला एक्ट के साथ कोई कनेक्शन है? नहीं सर, कोई कनेक्शन नहीं है। आप लोगों के लिए कंपनीज एक्ट का मतलब ही होता है 2013 कंपनीज एक्ट। ओके सर, तो मैं एकदम स्टार्टिंग से बात करूंगा, एकदम फ्रेशली बात करूंगा कंपनीज एक्ट के बारे में। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक एक मुद्दा उठाता हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है सर, आज का क्लास का सबसे जो हॉट एरिया रहेगा, दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ केस स्टडीज। मजा आ जाएगा सर केस स्टडीज करते हुए, ठीक है। तो पहले कुछ बातें करना है सर बैकग्राउंड में, उसके साथ साथ केस स्टडीज होगा। तो वेट एंड वॉच पेशेंटली, जैसे आप लोग हमेशा रहते हो, और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे सर जैसे आप लोग पूछोगे। ओके ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऋषभ, गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग नेहेश, सभी को गुड इवनिंग सर। ओके, तो स्क्रीन शेयर है क्या?
Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन शेयर है, ठीक है। इसका ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है, एक सेकेंड। अनेबल टू ज्वाइन क्यों, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। 2 मिनट सर, ये अनेबल टू ज्वाइन किसको क्यों दिखा रहा है? ओके देखो, तो कंपनीज एक्ट 2013, ओके, तो इसमें बेसिकली जानना क्या है, इसमें इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये जो कंपनीज एक्ट 2013 का जो इंट्रोडक्टरी एरिया है, ये एरिया आपको पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट समझा देगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। सुनने में इंट्रोडक्टरी है, बट एकदम A to Z चीज़ें जो बेसिक्स लेवल में बातें होना चाहिए वो पूरा का पूरा इस पे कवर किया जाएगा सर, ठीक है। तो जस्ट ऐड करने ना एवरी फ्राइडे, ठीक है, 7:15 7:30 के आसपास ये क्लास चालू होगी, ठीक है। अच्छा, तो कंपनीज एक्ट 2013, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं सर? स्टूडेंट exposed to the aspects of relating to working knowledge on the introductory part of the companies act, ठीक है, on the completion of this chapter वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है सर, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, ठीक है। मतलब बीच का पर्दा उठा दो सर, ये कैसा बात है सर, बीच का पर्दा उठा दो, बात करेंगे सर, ठीक है। बीच का पर्दा कैसे उठता है आपसे बात करेंगे। क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट, कितना तरह का कंपनीज एक्ट होता है, ठीक है। तो आज तो मेनली फर्स्ट बुलेट पॉइंट में ही समय निकलेगा मुझे जितना लग रहा है, कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी वगैरह में। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्लासेस ऑफ कंपनीज, उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम, एओए, एमओए, दीज आर द टॉपिक जिसका डिस्कशन होगा सर, ठीक है। एक सेकंड सर। ओके, तो चलो क्या क्या डिस्कस होगा बता देते हैं आप लोगों को एक बार। सर आप लोगों को एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. ये सब, यस देखो, तो कंपनी के अंदर हम लोग क्या क्या बात मेनली करना चाहेंगे, ऐसे ये काफ़ी डिटेल्स डिस्कशंस रहेगा। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है सर कि कंपनी का फीचर्स, क्या दिख रहा है सर? कंपनी का फीचर्स। एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा सर, आज के डेट में कंपनीज एक्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो आपका लाइफ तो सर वही वही बोलते हैं ना सर, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लगा, टाटा स्काई जैसा। अगर आपको कंपनीज एक्ट आता है मतलब सीरियसली लाइफ झिंगा लगा है, क्यों जानते हो? बहुत डिमांडिंग है सर, सीरियसली हाई डिमांडिंग टॉपिक है, हाई डिमांडिंग एक लॉ है जो आपको बहुत ज़रूरी है सर आज के डेट में, बिकॉज कंपनीज बिजनेस बढ़ रहा है ना सर। आप लोग सारा के सारे कॉमर्स के, चार्टर्ड के, सीएस के अलग अलग क्लासेस करते हो, आई नो। तो हर जगह में आप लोग एक चीज़ देखते हो सर, बिजनेस बिजनेस और बिजनेस। और बिजनेस मतलब बिजनेस का दूसरा नाम क्या है? कंपनी। और जैसे कि कंपनी है तो कंपनीज एक्ट भी है। और आपको अगर कंपनीज एक्ट आता है ना, तो जब भी आप लोग कंपनी में काम करोगे, कंप्लायंस, बेसिकली सीएस को तो बहुत फायदा है सर, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ सीएस को बहुत फायदा है। बट ऐसा बात नहीं है कि सीएस को तो, सीएस का तो ये मोनोपोली है, बट सीएस छोड़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटेंट, इनके लिए भी इवन एलएलबी तो है ही सर, ठीक है। ये सभी के लिए कंपनीज एक्ट आज के डेट में एक बहुत हॉट एरिया है। अगर आपको पता है कंपनी लॉ का डिटेल्स, कंपनी के लॉ का एरियाज ऑफ केस स्टडीज, इफ यू नो, कंपनी में आपको बहुत हेल्प मिलता है, बिकॉज रियल लाइफ में ऐसा वेरियस मतलब वैराइटीज ऑफ केसेस चलता रहता है। तो अगर आपको लॉ पता है ना, तो आप कंपनी को सोल्यूशन दे सकते हो, कंपनी को कंसल्ट कर सकते हो, तो बहुत हेल्प मिलता है सर कॉर्पोरेट लेवल में। सो इसीलिए कंपनीज एक्ट को इग्नोर तो एकदम ही नहीं करना चाहिए, उल्टा जरूरत से ज्यादा पढ़ना चाहिए सर। हर चीज को जबरदस्ती आप जरूरत से ज्यादा बोलते रहते हैं, ओके। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम करूँ क्या, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो देखो कंपनी का फीचर्स जानेंगे आज, ठीक है, कि कंपनी का मतलब क्या है, ठीक है। कंपनी का कुछ फीचर्स है जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, परपिचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है, एंड कॉर्पोरेट विल में भेल कैन बी लिफ्टेड डिसरिगार्डेड सेपरेट लीगल एंटिटी,
ठीक है। कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड वेल कैन बी लिफ्टेड टू डिसरिगार्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कहाँ मैं बोला कि आप अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना सर। फीचर्स जानना है और फिर कॉर्पोरेट वेल थ्योरी भी जानना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बात आगे बढ़ाएंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मतलब अगर आप लोग कंपनी बनाना चाहते हो एज ए प्रैक्टिसिंग CA CS काम बहुत होता है सर। जैसे किसी को कंपनी बिल्ड करना है तो आपका फार्म होगा तो आपके पास आएगा, ठीक है। आपका फार्म होगा तो आपकी प्रैक्टिसिंग फार्म में आएगा, आके क्या बोलेगा कि हमको कंपनी बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए ना सर कैसे कंपनी बनता है। तो गेट्स सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो कैसे कंपनी अपना सर्टिफिकेशन लेता है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये नॉर्मल केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, LLP वगैरह को पता होता है। तो आप लोगों के लिए एकदम एकदम सर क्या बोलूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, फॉर इजी फाइलिंग फॉलो स्पाइस, आगे बात करूंगा। सिंप्लीफाइड एक प्रोसेस सिस्टम है जो स्पाइस कहते हैं कि कंपनी फॉर्मेशन पे कैसे स्पाइस काम आता है। उसके साथ साथ हम लोगों को कंपनीज लॉ के अंदर शेयर कैपिटल के बारे में जानना है, इंट्रोडक्शन में शेयर्स के बारे में जानना है, कितना तरह का शेयर कैपिटल होता है, शेयर्स का क्या खेल है। और सबसे इंटरेस्टिंग, कंपनी फॉर्मेशन अगर करना है आपको तो कंपनी का MOA एंड AOA बहुत मैंडेटरी है सर, ठीक है। बहुत ये एक को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, MOA को बोलते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा कंपनी खुद का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक हो जाता है, MOA को बोलता है सर एक्चुअली मतलब बोलता है मतलब ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का ही, बट MOA इज इक्विवेलेंट टू कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशंस एंड AOA इज मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड दिस इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। AOA को बेसिकली कहा जाता है रूल बुक, ओके, रूल बुक। ऐसे सोच के चल सकते हो आप, ऐसे सोच के चल सकते हो, कोई बात नहीं। अभी एक साथ सब कुछ दिमाग में नहीं घुसाना है, ओके। एक साथ सब कुछ घुसाएगा। हाँ बोलो सर। স্যার বলছি এগুলো ফাউন্ডেশনে ছিল, ইন্টারেও আছে একই জিনিস? यस यस यस, एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन है, इसमें फाउंडेशन स्टूडेंट्स भी है और इंटरमीडिएट भी लोग भी है, ठीक है। क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन तो फाउंडेशन में भी पढ़ना पड़ता है और इंटरमीडिएट में भी पढ़ना पड़ता है। समझ में आ गया सर? ओके ওকে ओके सर, ठीक है। ये सभी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप फाउंडेशन में पढ़ो, इसलिए फाउंडेशन में बेसिक एरिया को ही रखा गया है, ठीक है। और इंटरमीडिएट में इसका पूरा डिटेल्स बात होता है, ठीक है। तो जब उसमें डिटेल्स चर्चा करूंगा तो धीरे धीरे फाउंडेशन का जैसे इंट्रोडक्टरी एरिया फाउंडेशन में है वो आप लोगों का खत्म हो जाएगा इंटरमीडिएट का, उसके बाद फाउंडेशन का कंपनी लॉ बंद हो जाएगा और इंटरमीडिएट का कंपनी लॉ चलता जाएगा। समझ में आ गया सर? হ্যাঁ স্যার। वेरी गुड सर, ओके चलो ओके। अच्छा, साथ में हम लोग यहाँ पर वोटिंग राइट्स के बारे में, सॉरी वोटिंग राइट्स नहीं, विद यूनिफॉर्म राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, हाँ वोटिंग राइट्स ही है जो शेयर कैपिटल के अंदर बात करेंगे। और इंटरमीडिएट लेवल में जैसे ये सब चीज़ों का क्या है सर, डिटेल्स क्या बात करते हैं, मतलब एक एक चैप्टर है सर, वोट के ऊपर पूरा अलग एक चैप्टर है, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे, कंपनी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे पूरा डिटेल्स चैप्टर है। सो आगे डिटेल्स चर्चा होगा ये सब चीज़ों में, ओके सर। लेकिन जिसका कंपनी लॉ का बेसिक्स जितना क्लैरिटी रहेगा, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि बेसिक्स क्लैरिटी है तो आप एडवांस लेवल में कभी दिक्कत में नहीं पड़ोगे। पर अगर आपका कंपनी लॉ का बेसिक्स हिल जाए तो फिर आपको मुश्किल हो सकता है। अगर आपका कंपनी लॉ का बेसिक्स में प्रॉब्लम हो जाए तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट एनी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट के बेसिक्स के लिए बहुत केयरफुल रहेंगे, ठीक है। ओके सर, आप कहते हो हमें तो सुनना ही पड़ता है। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन चलो देखते हैं। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 वाज एनैक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंडेड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। ध्यान से सुनना सर, केस लॉस चालू करेंगे। आई नो आप लोगों को शायद ऐसा फील हो रहा है कि सर केस लॉस जल्दी जल्दी बता दो। केस लॉस समझने से पहले बैकग्राउंड क्लैरिटी कर लो। आज कुछ न्यू केस लॉस होगा, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। Companies Act 2013 was enacted to consolidate and amend the law relating to the company. The Companies Act 2013 was preceded by the Companies Act 1956. मैं आपको स्टार्टिंग में यही वाला बता रहा था। इससे पहले जो लॉ था जो 1956 में आया था, उससे भी पहले था, अभी जरूरी नहीं है हम लोगों के लिए, ब्रिटिश एरा में था। ब्रिटिश एरा का जो भी बातें हैं भूल जाओ, वो बुरा सपना था, है ना, अब बुरा सपना भूल ही जाना चाहिए, ओके। तो 1956 के बाद न्यूली एक एक्ट बनाया गया इसके अंदर, तो ड्यू टू चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा, बिजनेस एरिया बहुत चेंजेस हो गया है,
इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, नेशनल एनवायरनमेंट में काफी चेंजेस हो गया। एंड टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956 विद न्यू लेजिस्लेशन। तो बहुत पुराना एक्ट नहीं है, ऐसे नॉर्मली आप बाकी जितना सारा एक्ट आप लोग पढ़ते हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट 1872, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स 1930, पार्टनरशिप 1932, ठीक है, फिर आपका उधर नेगोशिएबल 1881, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं जस्ट कुछ नाम ही आपके सामने लिया, सब आदम जमाने का लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक एक्ट है सर जो 2013 में, और एक है जो रिसेंट ट्रेंड का है, दैट इज एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो 2008 में बना है, ठीक है। तो ये सब एक्ट काफी पुराना है, बट एक्चुअली ये सब एक्ट को न्यूली बनाया गया। पार्टनरशिप पुराना था, बट 2008 में पार्टनरशिप का एक न्यू फॉर्मेशन किया गया बिजनेस पे, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसको लाया गया, ठीक है। क्यों लाया गया इसको? बिकॉज वही समझ में आ रहा है ना सर? আলাদা, हाँ बोलो। এই দুটো তো আলাদা, মানে এটা তো এলএলপি টা তো একটা কোম্পানি টাইপ, আর ওইটা পার্টনারশিপ, দুটো আলাদা রুল, हाँ মানে एक्चुअली এক एलएलपी, আলাদा। यस, इसीलिए एक्चुअली एलएलपी एक मतलब क्या बताऊं आपको, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप बिजनेस है और साथ में इसके अंदर कंपनी वाला फीलिंग्स भी है, ठीक है, मतलब कंपनी वाला कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो एक हाइब्रिड टाइप ऑफ बिजनेस है ये, ठीक है, एक हाइब्रिड टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्मेशन है। इसके चलते इसके लिए एक अलग लॉ बनाया गया है। तो ये पार्टनरशिप, बट इसके अंदर कंपनी वाला फीलिंग आ जाता है। जिन लोग एलएलपी पढ़े हो उनको पता है, जो नहीं पढ़े उनको आगे आगे पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल सर, कि कुछ लॉ में पुराना लॉ ही चल रहा है और कुछ चीजों जरूरत हो गया समय के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए, तो बनाया गया सर, ओके। तो ड्यू टू चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, the central government decided to replace the Companies Act 1956 with a new legislation. The Companies Act 2013 contains 470 section and 7 schedule. कितना? 470 सेक्शन और इसके अंदर है आपका 7 शेड्यूल। आपको याद रखना पड़ेगा सर, इसके अंदर 470 सेक्शंस है और 7 शेड्यूल भी है। The entire act has been divided into 29 chapters. पूरा का पूरा एक्ट जो है, आप अगर मार्केट से भी पूरा कंपनीज का ना, पूरा कंपनीज एक्ट में मिलता है, जिसमें आपको सारा का सारा कंपनी एक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इवन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में जाके भी आप ले सकते हो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपको दिखाऊंगा mca.government.in, वहां पर जाके भी आप पूरा एक्ट मतलब डाउनलोड करके अगर ज्यादा नॉलेज लेना है तो ले सकते हो। वहीं से आप लोगों का किताब भी लिखा जाता है, सी इंस्टीट्यूट हो या सीएस या सीएमए, सभी के लिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल, एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इन 29 चैप्टर। Substantial part of this act is in the form of companies rules. Starting, the Companies Act 2013 aims to improve corporate governance. जैसे कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आ गया आप लोगों को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आगे आगे और डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। कंपनी सेक्रेटरीज जो बनता है ना सर, इनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करना। गवर्नेंस का मतलब होता है सही तरह से किसी भी चीजों को चलाना। सिंपल बात है, जैसे गवर्नमेंट बोलते हैं ना हम लोग, हाँ, हर जगह में एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली सरकार, ओके। तो कंपनी का भी एक सरकार है, ओके। कंपनी मतलब कंपनी का हेड, चेयरमैन, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो सीएस जब कंपनी में आते हैं तो इसका मेन रोल यही हो जाता है कि वो कंपनी का जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करे। ये इसके लिए सीएस को 1980s में बनाया गया। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट था, उनको भी सब कुछ पता होता है। सीएमए एक्ट भी 1959 में लाया गया, उनको भी सब कुछ नॉर्मली बहुत सारा चीज सिखाया जाता है। कंपनीज लॉस भी उनको भी सिखाया जाता है। 1949 में सीएम वाले को सिखाया गया, सीएमए को 1959 में लाया गया। फिर 1980s में सीएस को लाने का जरूरत इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूरत पड़ गया कि चलो भाई सब कुछ हो रहा है, अकाउंट्स हो रहा है, फाइनेंस हो रहा है, कॉस्टिंग हो रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट हो रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन कुछ जगह खालीपन हो रहा है। क्या खाली? वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस में खाली, ठीक है। तो बिजनेस को प्रॉपर लेवल में मैनेज करना। जैसे आप लोग बोलोगे सर मैनेज करने के लिए एमबीए क्या करता है? फिर एमबीए का भी तो काम है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। अरे एक एमबीए जो मैनेज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, इसका भी तो काम होता है बिजनेस को मैनेज करना। तो सीएस या ল ডিপার্টমেন্টে দেখে, মানে সব কোম্পানি সব ল কেসগুলো, আর এমবিএ সব মার্কেটিং ওইগুলো। हाँ, वेरी गुड सर। एमबीए को भी लॉ जानना पड़ता है, ऐसा नहीं है, बट सर एक्चुअली एमबीए के पास कोई ऑथोरिटी नहीं, ये बात आपको मैं बता दूं। एमबीए के पास एक फ्री क्या बताऊं, एक फ्री नॉलेज एरिया है
अगर आपको आपका एडमिनिस्ट्रेशन पावर अच्छा है, ठीक है, आप मार्केटिंग में अच्छे हो, आप फाइनेंस में अच्छे हो, आप एचआर में अच्छे हो, ठीक है, ठीक है, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट एमबीए बनाते हैं। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत तो खबर जरूर सुने होंगे, ठीक है। तो एमबीए बेसिकली बिजनेस के अंदर क्या करता है, ओवरऑल मैनेजमेंट देखता है, ओवरऑल मैनेजमेंट, हर चीज में ध्यान रखना पड़ता है एमबीए को। हाँ, स्पेशलाइज्ड इन मार्केटिंग होगा तो मार्केटिंग देखेगा, स्पेशलाइज्ड इन एचआर होगा तो एचआर देखेगा, स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस होगा तो फाइनेंस में रहेगा। लेकिन सीएस के पास भी एक स्पेशल एरिया क्या हो गया, सीएस के पास सबसे बड़ा चीज, नॉट जस्ट सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए में आल्सो, बट मैं यहाँ पर सीएस वर्सेस एमबीए बोल रहा हूँ बिकॉज दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए जाते हैं। इनके पास लीगल अथॉरिटी भी है, ये इनका पावर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पावर देता है कि भाई आप कंपनी के पेपर में साइन करोगे तो इसको ऑथेंटिक माना जाएगा। जैसे ऑडिटर, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं, सीएमए वाले कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट आगे निकलते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली जैसे इनके पास ऑथोरिटी है, इनके पास ऑथोरिटी है, इनके पास भी ऑथोरिटी है। ये कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में साइन करेगा, सेबी के कंप्लायंस रिपोर्ट में साइन करेगा, जो भी डिटेल्स है, तभी जाके जो एनुअल रिपोर्ट है, कंपनी के अकाउंट्स वगैरह है, उसको ऑथेंटिक माना जाएगा। नॉर्मल एमबीए कोई भी करे, दिमाग वाले एमबीए हो, अगर आपके पास नॉलेज है, बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो तो ठीक है, कंपनी में आपको बहुत वैल्यूएशन। बट साथ में जो एक ऑथोरिटी होता है ना सर, वो ऑथोरिटी नहीं मिलता जो सीएस वाले को मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगा, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से सीएस का पावर आता है, कंपनी सेक्रेटरीज का पावर कैसे यूज किया जाता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज कंपनी लॉ का बात करेंगे और सीएस के बारे में बात नहीं करेंगे तो सीएस बुरा मान जाएगा सर। लॉ तो सभी के लिए है, चार्टर्ड के लिए भी कंपनी लॉ है, सीएमए के लिए भी है, सीएस के लिए भी है, एलएलबी के लिए भी है। बट सीएस के पास एक स्पेशल बात सर, एक स्पेशल बात है उनके लिए, जो आपको मैं आगे आगे बात करूंगा। ओके सर, तो চলো স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার। আচ্ছা বলছি, মেয়েরা বলছে তা প্রত্যেকটা সিরিজকে কি সেটা সাইন করতে হয় নাকি, নাকি যা হেড থাকে তাকেই করতে হয় এগুলো? देखो तेरे पास ऑब्वियसली मतलब एक कंपनी में अगर 5-7 मतलब तुम्हारा जॉब क्या है, अगर तुम सीएस के डेप्यूटी हो या कंपनी में जस्ट सीएस क्वालिफिकेशंस के कारण तुमको कंपनी में किसी तरह का नौकरी मिल रहा है, वो अलग। बट सीएस इन प्रैक्टिस, ओके, जो आपके पास लाइसेंस होगा, आप कंपनी का सीएस बन के रहोगे, ठीक है, वो अथॉरिटी जिसके पास रहेगा वो। चलो एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल मतलब रियल लाइफ देखते हैं। चलो अदानी का रिपोर्ट मेरे पास था, चलो देखते हैं। ये स्टॉक मार्केट क्लास में डिस्कशंस होता रहता है ये सब चीज़ों का, जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं उनको पता है। अच्छा यार, ये रोशनी, ज्योति, आई होप आप लोगों को पता होगा, स्नेहा, शेष वगैरह सबको, ये सब एनुअल रिपोर्ट स्टॉक मार्केट क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होता है कि कौन कंपनी क्या है, किसका किसका मतलब किसका मतलब कौन क्या बोल रहा है, उसको बहुत डिटेल्स में बारीकी से, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग उसको। ये डेटा देख रहे हो ना सर, ये अदानी का रिपोर्ट है सर, रिसेंट ईसीआर का है, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, ठीक है। चलो मैं आपको 2 मिनट के लिए घुमा के लाता हूँ अदानी पोर्ट का एनुअल रिपोर्ट। मन में सवाल चल रहा है तो सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, और कंपनी लॉ क्या क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसका भी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्या है इसमें। देख सकते हो आप, एनुअल रिपोर्ट है जो कंपनी को वेबसाइट से ही लिया गया सर, ठीक है। अदानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो बेसिकली इंडिया का करेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है, पोर्ट बिल्ड करता है, एसीजेट बिल्ड करता है, एक्सपोर्ट को मतलब बूस्ट करने के लिए। बहुत बड़ा कंपनी है सर, इसके पास इंडिया का ऑलमोस्ट 30% एक्सपोर्ट इसके पोर्ट के थ्रू से होता है, ठीक है। इंडिया का 30% एक्सपोर्ट सिर्फ ये करता है। ये देखो इसका पोर्ट का लिस्ट है, ये कहाँ कहाँ अदानी का पोर्ट है। सबसे बड़ा है सर मुंद्रा गुजरात में, ठीक है। इधर ईस्टर्न में वाइजैक है, धामरा है उड़ीसा में, ठीक है। फिर इधर आपका कोलकाता में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चलता है। तो ठीक है, ये सब बिजनेस डिटेल्स है। अभी बिजनेस डिटेल्स में क्या बात करनी है आपको, मैं एनुअल रिपोर्ट का जो फाइनेंशियल एरिया है उसमें लेके चलता हूँ। बहुत लंबा रिपोर्ट है सर, 500-700 पेज का। कहाँ चला गया, मुझे चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी को दिख जाए तो मेरे को रोक देना सर, पेज नंबर तो मुझे भी याद नहीं। यस एग्जैक्टली, मुझे लगता है कहाँ चला गया, फिर से बैलेंस शीट में आके ही रुका सर। चलो अच्छा है, नहीं तो ना ढूंढते रह जाते, इतना बड़ा है इसका एनुअल रिपोर्ट। 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट है, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को बैलेंस शीट? क्या रे,
दिख रहा है बैलेंस शीट? यस Yes. अभी मैं आपको बैलेंस शीट नहीं पढ़ाऊंगा कंपनी का, मुझे आपको बैलेंस शीट नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको लीगल मैटर समझाना है। ये देखो साहब, इधर रह गया आपका कंपनी का जो ऑडिटर है, डेलॉयट है इसका ऑडिटर, तो इसका डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर रह गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये कंपनी पर्सन, ये ऑडिटर बाहर वाले हैं सर। ऑडिटर जो होता है ना सर, वो बाहर के लोग होते हैं। ऑडिटर एक्सटर्नल पार्टीज, ऑडिटर इंटरनल पार्टीज नहीं है। इंटरनल पार्टीज में कौन हो जाएगा? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, ये देखो गौतम अदानी, ठीक है, करण अदानी फैमिली में ही कोई होगा जो होल टाइम डायरेक्टर है। इस ऑडिटर तो है, हाँ बोलो। इंटरनल ऑडिटर है तो इंटरनल ऑडिटर अलग होता है, मतलब ये जो साइन किया है ना सर एनुअल रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में साइन एक मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर का ही होगा जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है। इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं उनका साइन नहीं रहता सर, उनके साइन आप लोगों को नहीं मिलेगा, उनका साइन इंटरनल रिपोर्ट में रहता है जो मैनेजमेंट के पास होते हैं, ये बाहर वालों के लिए नहीं। जैसे हम ये रिपोर्ट देख पा रहे हैं ना सर, ये रिपोर्ट हम लोग एक्सटर्नल पार्टी से, हम लोग बाहर के लोग हैं, हमें ये जो ऑडिटर मिलेगा ये ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर है, ठीक है। ये सब आप लोगों को डिटेल्स में कंपनी लॉ में सिखाया जाएगा, ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला एक चैप्टर आएगा, ठीक है, उसके अंदर सिखाया जाएगा कि कौन क्या ऑडिट कर सकता है, कौन सा ऑडिट नहीं कर सकता। ये भी कंपनीज एक्ट है। सवाल पे सवाल आएगा, वेरी गुड सर, आप लोगों के मन में इतना सवाल आ रहा है, बहुत अच्छा सर। इंटरनल ऑडिटर का साइन नहीं इधर नहीं आता, ठीक है, वो मैनेजमेंट के अंदर वाला बात में आता है, जो रिपोर्ट हमारे पास नहीं हो। ओके सर, বোঝা যাচ্ছে ऋषभ? हाँ सर। ओके, कमलेश बागिया कौन है सर? ये देखो कंपनी सेक्रेटरी दिख रहा है, ये कंपनी सेक्रेटरी है, ये कंपनी का इंटरनल पार्टी है सर, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट का पार्ट है। इसका सिग्नेचर जरूरी हो जाता है, इसका डिटेल्स जरूरी हो जाता है। एक बैलेंस शीट जो निकला है इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, ये सही है कि गलत है। अगर ये सही है तो भी इन्हीं को क्रेडिट मिलता है, अगर ये गलत है तो भी इन्हीं को मतलब इन्हीं को मतलब गलती के लिए सजा दिया जाता है। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, होल टाइम डायरेक्टर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज जो होते हैं, डायरेक्टर्स में राजेश अदानी है एंड दीपक महेश्वरी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। तो ये लोग कौन होते हैं? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स ये या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या फिर सीएमए होते हैं ज्यादातर केस में, ठीक है, एमबीए इन फाइनेंस भी हो सकता है, बट ज्यादातर केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएमए जिसका फाइनेंशियल नॉलेज या अकाउंटिंग नॉलेज जबरदस्त होता है, उन्हीं को नॉर्मली ये पोस्ट में मौका मिलता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या फिर इसको हम लोग सीएफओ बोलते हैं, सीएफओ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि कंपनी किस तरह से, और ऑडिटर मतलब ऑब्वियसली ये वाला जो ऑडिट है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, और कॉस्टिंग का जो एरिया है वो है आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स भी बनते हैं। सबसे ज्यादा इनका काम होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में, जहां पर प्रोडक्शन एरिया होता है वहां पर इनका काम बहुत ज्यादा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है सर लीगल डॉक्यूमेंट्स में किस तरह का इंपॉर्टेंस ही हो जाता है? अरे आई होप आप सबको समझ आ रहा है कि क्या करना पड़ता है एक सीएस को, बाकी सीएस सीएमए को, या फिर बाकी सभी को, सबका क्या रोल प्ले होता है। यस ये देखो ये पीएल है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। इसके नीचे आपको कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखेगा, जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके नीचे भी आपको सेम टू सेम डेटा दिख जाएगा। ये देखो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये सब चीज़ें एक्चुअली जब कंपनी का एनालिसिस होता है ना सर स्टॉक मार्केट क्लास में या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब होता है तब सिखाया जाता है, डिटेल्स में बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट्स का भी यूज होता है, इंड AS 7 वगैरह जो जरूरी है सर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस एरिया में रोल प्ले होता है, तो इसीलिए कंपनी लॉ आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा सर। ओके, चलो आ जाते हैं मेन पॉइंट में फिर से, ठीक है। ये एरिया ऑफ स्कोप दिखा रहे थे आप लोगों को, अच्छा लगा होगा आप लोगों को समझ के कि बहुत रोल प्ले है सर। ओके, अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट में बात करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये एक्ट क्या काम होता है। The provisions of this act shall apply to companies incorporated under this act or under any previous company। मतलब जो कंपनीज इस एक्ट के तहत इंडिया में बिजनेस करता है, ऐसे सारा का सारा कंपनी को इस एक्ट के अंदर आना पड़ता है। जो भी करंटली इंडिया में कंपनी बिल्ड करेगा उसको इस एक्ट के अंदर आना पड़ेगा। आप समझ रहे हो सर, ठीक है। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब जो कंपनी ऑलरेडी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो चुका है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? बिजनेस स्टार्ट करना, मतलब बिजनेस को एस्टैब्लिश करना, ठीक है। जैसे 1956 वाला जो लॉ है वो पुराना कंपनी लॉ है, उसमें भी तो बहुत सारा कंपनी लिस्टेड हो चुका है ना, ऑलरेडी काम कर भी रहा है।
है ना, टाटा, रिलायंस, जैसे बहुत सारा कंपनी 1956 के टाइम पे ही आया है, बहुत सारे हैं, ऐसा लंबा लिस्ट होगा। तो वो भी इसके अंदर अप्लाई हो जाता है। मतलब ये एक्ट किसके लिए अप्लाई है, जो करेंटली आएगा उसके लिए भी, और जो पुराना चल रहा है उसके लिए भी। ठीक है, ऐसे तो सर डिटेल्स मिल जाता है हमें, कहाँ पर जाने से पता चलता है जानते हो? ये आपको मिलता है mca.government.in। वेरी गुड, वेरी गुड सर, mca.government.in। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट है। ठीक है, अब जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे। ठीक है, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मोदी जी दिख गया ना, अरे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर से हर जगह में दिखेंगे सरकारी साइट में। ओके, जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की साइट पे स्टेट का सीएम दिखता है ना, वैसा ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पर आपको जस्ट मैं दिखाता हूँ, बहुत सारा काम करते हैं यहाँ पर। अबाउट एमसीए, एक्ट्स एंड रूल्स। ठीक है, कौन सा एक्ट्स एंड रूल्स इसके अंदर एप्लीकेबल होता है ये आपको यहाँ पर पता चलता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखो क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कंपटीशन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, और भी है सर, और भी है, डोंट वरी। कहाँ चला गया, अरे बाबा लंबा लिस्ट है, कहाँ चला गया, सॉरी चार्टर्ड एक्ट में क्लिक हो गया, एक मिनट, व्यू मोर, व्यू मोर करने से नहीं दिख रहा है, सीएस एक्ट वगैरह सब कुछ है इसी के अंदर दिखा जाता है। तो जो भी हो, ये सारा का सारा जो भी मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा फ्यू मोर एक्ट्स, ये देखो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 दिख रहा है ना आप लोगों को, अरे कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटेंट्स एक्ट 1959, मतलब सीएमए वाला जो है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कंपनीज डोनेशन एंड नेशनल फंड 1951। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का बहुत बड़ा काम है, बट उसमें मेनली जो एरिया है दैट इज सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं आपको, मेनली कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट में बेसिकली इंडिया में जो बिजनेस चलता है और बिजनेस को बिल्डअप करने वाले जो लोग होते हैं, बिजनेस को कौन बिल्डअप करते हैं आप समझ ही सकते हो, सीएस, सीएस, सीएमए, इनका नाम एक साथ लिया जाता है बहुत केस में। ठीक है, तो लेकिन सबका अलग अलग रोल हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट भी उन्हीं के पास आता है, सीएस का भी उन्हीं के पास है, सीएमए का भी उन्हीं के पास है। इससे आपको एक नॉलेज मिल जा सकता है कि अच्छा अल्टीमेटली सभी तो बिजनेस के लिए है, लेकिन हाँ एरिया ऑफ मतलब जो काम का जो जगह है वो अलग हो जाने के कारण सबको अलग अलग मेंटेन करने का भी जरूरत पड़ जाता है। समझ में कुछ आ रहा है सर? बाकी आप एमसीए के सर्विस एरिया में जाओगे ना, यहाँ पर क्या क्या काम होता है, जब कंपनी बनाते हैं ना सर, तो सारा का सारा डेटा का जो एरिया है, अगर आपको कंपनी बिल्ड करना है, सब आगे आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, सब आगे आगे चर्चा होगा, इसी क्लास में चर्चा होगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। मैं आपको सब प्रैक्टिकल चीजें दिखाते हुए ही चलूंगा। ओके, तो अच्छा एक बात ध्यान से देखिए सर, कंपनीज, ये जो एक्ट 2013 है, ये सिर्फ कंपनीज एक्ट, मतलब सिर्फ कंपनी पे नहीं, इवन इंश्योरेंस कंपनीज पे भी लागू होता है। सर आप बोलोगे सर इंश्योरेंस कंपनी पे क्या इंश्योरेंस कंपनी का रूल नहीं लागू होता? जैसे इंश्योरेंस जो इंडिया में चलता है ना, उसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, IRDA एक्ट 1999। बात को ध्यान से सुनिएगा सर, इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में चलता है उसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, उसका नाम है IRDA एक्ट 1999 एज वेल एज प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। दोनों एक्ट है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। तो फिर उसके अंदर भी कंपनीज एक्ट कहाँ से आ जाता है? हाँ सर, उसके अंदर भी कंपनीज एक्ट कहाँ से आ जाता है? चलो सर एक बताते हैं, ये भी स्टॉक मार्केट डिस्कशंस में ही मुझे याद आ गया। SBI लाइफ, ये एक कंपनी है, SBI लाइफ, इसका शेयर भी मार्केट में चलता है। मुझे याद है सर लास्ट 6 मंथ्स नहीं, हाँ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होगा, 6 मंथ्स बैक इस स्टॉक के बारे में एक एनालिसिस था, जब इसका स्टॉक प्राइस ऐसे 870-72 चल रहा था। 6 मंथ्स बैक बात कर रहा हूँ, प्राइस चल रहा था 870 में। हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग हैं उनको पता होगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो अभी देखो स्टॉक का दाम 1210 चल रहा है। तो सर अभी छोड़ो, मैं स्टॉक का मूवमेंट बताना नहीं चाहता, मैं तो बस आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे कि मैं स्टॉक मार्केट का बात कर लिया, तो ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, बट है तो इंश्योरेंस कंपनी। ध्यान से सुनिएगा बात, हेलो सर, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है लेकिन है ये इंश्योरेंस कंपनी। तो क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस एक्ट इन पे लागू होता है, लेकिन क्योंकि ये कंपनी है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करके काम कर रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लागू होता है।
बात कुछ समझ में आया? हेलो सर, क्या बात समझ में आ Yes, रहा है? सर 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 इसके ऊपर मतलब दोनों एक्ट लागू होगा? हाँ ऑब्वियसली दोनों एक्ट लागू होगा। इंश्योरेंस रिलेटेड काम होगा तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज का एक्ट लागू हो जाएगा, ठीक है। और अगर कंपनी रिलेटेड मैटर होगा तो कंपनी एक्ट लागू होगा। हाँ স্যার बोलो बोलो মানে सर। যে স্টক মার্কেটে লিস্টেড আছে তার জন্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট আর ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট দুটোই লাগু হয়, তাই তো? हाँ मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अगर ना भी होता, अगर वो एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे भी चलता, शायद वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो भी हो सकता है। जैसे LICI, ठीक है, LICI, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये अभी तक स्टॉक मार्केट में नहीं आया है सर, ठीक है, आने का बात चल रहा है सर, ठीक है, आने के बारे में इसका बात चल रहा है। इसको लेके थोड़ा सा अभी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि कितना परसेंटेज LIC के पास बहुत पैसा है, ठीक है। आपको मैं एक दिखा सकता हूँ, ये देखो किसके पास है LICI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका कुछ सब्सिडीज कंपनीज भी है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC इंटरनेशनल, LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड, LIC म्यूचुअल फंड लिमिटेड, LIC पेंशन फंड लिमिटेड, IDBI बैंक, ये सब LIC के अंदर ही चलता है, ठीक है। तो ये तो है तो एक कंपनी, अगर इसका सब्सिडीज तो कंपनीज है ही, और ये भी खुद भी कंपनी है, ठीक है। लेकिन ये LIC चलता किसके कारण? इंश्योरेंस एक्ट के कारण, ठीक है। 1956 से चल रहा है ये भी, इसका रेवेन्यू भी बहुत सारा है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसका ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100%। अगर ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर चला जाएगा। ऐसे कहा जा रहा है कि शायद 10% के आसपास का शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ देगा, 90% अपने पास रखेगा, बाकी 10% स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए छोड़ेगा। ऐसा मार्केट में बात सुनने को आ रहा है। लेकिन वो स्टॉक मार्केट में आए या ना आए, ये भी तो एक कंपनी है। तो जब भी कंपनी रिलेटेड मैटर हो जाए, बिजनेस रिलेटेड मैटर हो जाए, तब तो उसमें कंपनीज एक्ट आ जाता है। और जब इंश्योरेंस मैटर में बात करें, जो इंश्योरेंस के ऊपर जो बात किया गया है कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कब मिलेगा, इंश्योरेंस का क्लेम कैसे दिया जाएगा, कितना क्लेम दिया जा सकता है, क्या किसको क्लेम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या प्रीमियम भरना चाहिए, कितना तक प्रीमियम भरने से क्लेम एक्चुअली मिलता है, ये सब बात कहाँ लिखा रहेगा? अरे ये सब बात तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस एक्ट में लिखा रहेगा, ये कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा होगा। बात समझ में कुछ आ रहा है सर? ऊपर से ये इंश्योरेंस एक्ट है और साथ में LIC एक्ट भी है। LIC एक्ट भी अलग से 1956 वाला, समझ में आ रहा है सर? यस सर। ठीक है, तो आप किसी और एक्ट के तहत आपका बिजनेस का कॉन्सेप्ट आपका चल सकता है, बट अगर आप कंपनी हो, अगर आप कंपनी हो तो आपके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लागू हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सर अगर आप बैंकिंग कंपनीज हो, जैसे बहुत सारा बैंक है सर, HDFC, SBI, ICICI, नाम खत्म नहीं कर सकते, वो बैंकिंग एक्ट के तहत इंडिया में काम करता है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। लेकिन वो लोग तो कंपनी भी है, तो उसमें भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है। तो तब गवर्नमेंट देख लेगा कि कौन सा सिचुएशन से किस एक्ट को तोड़ा है, किस एक्ट को नहीं तोड़ा है। अब कोई पूछेगा सर कोई मैटर में सपोज मानिए कि वो बैंकिंग एक्ट को ठीक ठाक मेंटेन किया, कंपनीज एक्ट तोड़ दिया, तो कंपनीज एक्ट लागू होगा। सर दोनों एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो तब वो अल्टीमेट डिसीजन लिया जाएगा, बात कोर्ट तक जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप कोई दूसरे एक्ट के साथ भी जुड़े हुए हो, जैसे मान इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज भी मार्केट में ऐसे कंपनी चलता है सर? लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग एक्ट है, 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, लेकिन मार्केट में आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज भी दिखेगा। जैसे नाम बताओ सर दो एक। अरे जो इलेक्ट्रिसिटी, भेल। हाँ बोलो। भेल। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वो इलेक्ट्रिक अलग है सर। जैसे मानो कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन करता है CSC, अपना कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये देखो CSC, ठीक है, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी है सर। संजीव गोयनका ग्रुप, जिनका स्पेंसर्स है उन्हीं का है। RPG ग्रुप कोलकाता बेस्ड कंपनी है, स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, लास्ट एक साल में 60 का शेयर 91 तक पहुंचा है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि स्टॉक वो इलेक्ट्रिक एक्ट में भी ये कंपनी काम करता है। जैसे अदानी का भी है कि सर अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ट्रांसमिशन, ये देखो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी, अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है, इसका भी शेयर में लास्ट 1 ईयर में अप एंड डाउन चला होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप इलेक्ट्रिक एक्ट में भी आपका कंपनी है, बट आप साथ में कंपनी भी चलाते हो, तो कंपनीज एक्ट भी लागू हो सकता है। Any other company governed by any special act or for the time being in force,
such body corporate which are incorporated by any act for time being in force and central government may by notification specify in this behalf। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी मैटर पे बोलता है कि नहीं ठीक है इस पे कंपनीज एक्ट लागू कर दो तो वो लागू हो जाएगा, ठीक है। वो गवर्नमेंट के हाथ में पावर है सब, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं हम पे कंपनीज एक्ट नहीं लगाओ, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। गवर्नमेंट के पास ताकत है, गवर्नमेंट कर सकता है, हाँ उसके लिए गवर्नमेंट को ऑब्वियसली बिल पास करना होता है, ये सब रूल है, बट वो अभी बाद में बात करेंगे सब, ठीक है। लेकिन आई होप ये वाला बात तो आपको क्लैरिटी आ गया कि कंपनीज एक्ट का एप्लीकेबल एरिया कितना दूर तक फैल सकता है। क्या रे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ये सर। अब चलो सर देख लेते हैं कि कंपनी का मतलब और उसका फीचर्स, कंपनी का मीनिंग और उसका फीचर्स भी एक बार फटाफट देखेंगे। और जैसे ही फीचर्स में बात करना चालू करेंगे ना तब आपको देखिएगा केस स्टडीज भी आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज फीचर्स के अंदर ही न्यू केस स्टडीज डिस्कस होगा आप लोगों के साथ। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल बीइंग है, ठीक है। आर्टिफिशियल, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग है वो आर्टिफिशियल बीइंग है, ओके। तो उसको लॉ बनाते हैं, कौन बनाते हैं? कंपनी को। अगर ये एक कंपनी है इसको बनाने वाले कौन? ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाला जो बनाते हैं वो नेचुरल है, ठीक है। और इंसान जो बनाते हैं वो आर्टिफिशियल है। तो इनको हम बनाते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, लॉ के थ्रू से बनाते हैं। तो बेसिकली इनको बनाने वाले लॉ है, और इसको तोड़ने वाले भी कौन होंगे? इसको बनाने वाले हाँ सर, लो इसको तोड़ेगा भी लॉ ही तोड़ेगा। जैसे इंसान को कौन जन्म देता है? भगवान। हाँ सर, कोई बोलेगा सर माँ बाप। अरे भाई माँ बाप को कौन जन्म दिया? तो दादा दादी। अरे दादा दादी को कौन जन्म दिया? अरे और उसका परदादा परदादी। अरे सर एक जगह में जाके आप भी चुप हो जाओगे ना। बेसिकली ये जो लाइफ है इसका जन्म अल्टीमेटली हम लोग कोई बोलते हैं भगवान, कोई बोलते हैं गॉड, कोई अल्लाह, जो भी नाम आपसे जानते हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है जैसे नेचुरल जो पावर, सुपर पावर है वो इंसान को जन्म देता है, तो मारता भी वही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली कंपनी को जन्म भी लॉ देता है और उसको मारने वाला भी लॉ ही होता है, ठीक है। हम लोग बंद नहीं कर सकते कंपनी को अपनी मर्जी से। लॉ ने चालू किया तो लॉ ही उसको रखेगा। एक गाना है, एक हिंदी में एक भजन है, अगर आप लोग भजन सुनते हो कि नहीं आई डोंट नो, फेमस एक मुझे भजन याद रहे, तू ही बिगाड़े तू ही संभाले, ऐसा कुछ है। मतलब एक्चुअली संभालने वाले भी लॉ है और बिगाड़ने वाले भी लॉ है। ये मोस्ट प्रोबेबली पंकज उदास का शायद, मुझे गाना बहुत गजब का गाना है, जो भी है चलो समझ में आ रहा होगा आप लोग। तो इन दी वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हैने, ये भी एक बहुत फेमस है हैने, ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन व्हिच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। अच्छा, लॉ बनाते हैं बट इसका एक सेपरेट एंटिटी भी बन जाता है विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन मतलब बेसिकली कंपनी का ओनर सारा का सारा मर भी जाए ना फिर भी कंपनी नहीं बंद हो सकता। हाँ बोलो सर। মানে ওনার সব চলে গেল কোম্পানি চলতে। यस सर, ओनर सब मर जाए। ऐसा एक केस हुआ था, पुराना केस है, 7 ओनर एक साथ फ्लाइट में मर गया था। कंपनी का 7 डायरेक्टर था, 7 डायरेक्टर एक साथ कंपनी में मर गया था, तो फिर भी कंपनी नहीं बंद हुआ। जो नॉर्मल बिजनेस में ओनर मर जाते हैं तो बिजनेस बंद हो जाता है। नॉर्मल बिजनेस में ओनर मर जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। पार्टनरशिप में एक पार्टनर खत्म तो पार्टनरशिप भी गया, है ना। फिर न्यूली किसी के साथ अगर ओपन हो सकता है तो अलग बात। बट कंपनी के केस में अगर ओनर डायरेक्टर मर भी जाए फिर भी कंपनी चलता जाएगा। ये कैरेक्टर कंपनी के पास है कि इसको परपेचुअल सक्सेशन मिला है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं मेन में गो मेन में काम, ठीक है, बट कंपनी चलता रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? और इसका एक कॉमन सील होता है सर, एक कॉमन स्टैम्प। हाँ सर बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो? हाँ, वो ये परपेचुअल सक्सेशन जैसे द शो मस्ट गो ऑन टाइप्स। यस, शो मस्ट गो ऑन टाइप, यस, बंद नहीं होना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। वेरी गुड सर। कॉमन सील मतलब एक स्टैम्प टाइप जो अभी इतना मैंडेटरी नहीं है, मैं आगे बात करूंगा आपको कॉमन सील पे। अभी मैंडेटरी नहीं है बट कॉमन सील एक जमाने में बहुत जरूरी हुआ करता था, मेडिवल टाइम पे बहुत जरूरी हुआ करता था सर। जो मध्य युग बोलते हैं हम लोग बंगाली में, मतलब पुराने जमाने, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का बात करें या फिर मुगल पीरियड का बात करें, ठीक है, उस टाइम पे ये मेडिवल एरा में कॉमन सील बहुत जरूरी था। हाँ बोलो। এখনো তো ইম্পর্টেন্ট মানে नहीं থিওরিতে अभी, যে এ করতে গেছিলাম অ্যাটেস্টেশনে ওদের यस স্ট্যাম্প यस, अभी भी इम्पोर्टेंट है बट ऑप्शनल है। ये रिसेंटली लॉ आया है इसके ऊपर, अभी ऑप्शनल है कॉमन सील। आगे बात करूंगा।
This definition sums up meaning as well as features of the company succeeded. However, the Act defines the term company a bit different. Section 2 subsection 20 याद रखिएगा सर, जहां पर कंपनी के बारे में कहा गया है, कहां पर? Section 2 subsection 20 पे of the Companies Act 2013 defines the term company. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. As well as we shall progress under the chapter, the meaning of the term company will be understood. एकदम धीरे धीरे समझ में आएगा, बट कंपनी का मतलब समझने के लिए आपको कंपनी का एक एक फीचर समझना भी जरूरी है। जैसे ये सभी फीचर्स डिस्कस करेंगे। जैसे पहला फीचर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या फीचर्स दिख रहा होगा रे? सेपरेट लीगल एंटिटी वाला फीचर्स। ये तो आप लोग शायद बचपन में भी सीखे होंगे, जब कंपनीज एक्ट, कंपनी अकाउंट्स पढ़े हो ना सर आप लोग 11th-12th लेवल में कंपनी अकाउंट्स सभी कोई पढ़ते हैं। तो कंपनी अकाउंट्स करने के टाइम पे भी ना थोड़ा बहुत अकाउंट्स की किताब में भी लीगल मैटर्स लिखा रहता है। पार्टनरशिप से, हाँ बोलो सर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी बताया जाता है। पार्टनरशिप से पहले पार्टनरशिप का थोड़ा बहुत लॉ, ठीक है, कंपनीज के पहले कंपनी का लॉ थोड़ा बहुत रहता है। तो वहां पर भी आप लोगों ने शायद पढ़ा था कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का नॉर्मल मतलब होता है कंपनी अलग और उसका मेंबर अलग। अभी इस मैटर पे मैं डिटेल्स में जाऊंगा, बट नॉट नाउ, एक मिनट रुक जाते हैं, देख लेते हैं। लीगली सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स, परपेचुअल सक्सेशन, चेंज इन मेंबर्स डज नॉट इफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। जैसे कि वो ज्योति बता रही थी ना कि सर शो मस्ट गो ऑन, ठीक है, एग्जैक्टली वही वाला है। चेंज इन मेंबर डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। मेंबर्स बदल जाए, मेंबर्स मर जाए, फर्क नहीं पड़ता, एग्जिस्टेंस में कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, डिपेंड करता है, वही मैं बोला ना, तू ही बनावे तू ही बिगाड़े, मतलब बनाने वाले लॉ है और बिगाड़ने वाले भी लॉ ही कुछ कर सकता है। सर लिमिटेड लायबिलिटी, अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। कंपनीज एक्ट का एक सबसे बड़ा खेल लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, आगे बात होगा सर। लायबिलिटी ऑफ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मतलब कंपनी का जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है उनका लायबिलिटी अलग और कंपनी का लायबिलिटी अलग। सर मतलब नहीं समझ में आ रहा है? अरे मतलब समझने के लिए ही तो कंपनीज एक्ट पढ़ने के लिए बैठे हैं, वैसे थोड़ी बैठ गए, बस रट के थोड़ी ना कुछ याद रख सकते हो, रट के कुछ नहीं याद रख सकते आप लोग। ये लॉ का कोई भी पेपर, नॉट जस्ट कंपनी लॉ, रटना नहीं है। कंपनी लॉ कभी भी रट के नहीं याद रख सकते, लॉ समझने वाली चीज है सर। बस हाँ, जिसका इंग्लिश थोड़ा वीक है उसको थोड़ा इंग्लिश प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, जिसका इंग्लिश अच्छा है वो थोड़ा जल्दी उसको याद कर सकता है। लेकिन लॉ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये टोटली एक अंडरस्टैंडिंग पेपर है एंड विथ प्रॉपर लॉजिक, ठीक है। क्या लॉजिक गवर्नमेंट देना चाहता है, क्या लॉजिक वो पर्टिकुलर एक्ट देना चाहता है, रटने जाओगे कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये क्या होता है सर? कि लॉ एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है। कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली, उसका खुद का कुछ नहीं है, वो हमेशा ह्यूमन बीइंग को अपना एजेंट बना के काम करेगा, वो खुद कुछ कर नहीं सकता ना, आर्टिफिशियल है, खुद कैसे करेगा? तो हमेशा एक एजेंट रखेगा, जैसे डायरेक्टर, सीईओ, सीएस, सीएफओ दिख रहे थे ना अभी आप लोग, हाँ, तो हमेशा किसी ना किसी को सामने रख के तीर चलाएगा। क्या रे, बात कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल कैसे चलेगा? किसी ना किसी को सामने रखेगा तो अपना एजेंट बना के चलेगा। जैसे डायरेक्टर जो होता है कंपनी के एजेंट की तरह ही काम करता है, ठीक है, कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस लेता है, कंपनी थोड़ी डिसीजन ले सकता है। आप उसको सेपरेट लीगल एंटिटी दे देते हो तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हर डिसीजन कंपनी खुद ले लेगा, नहीं, उसके बिहाफ में कोई लेगा, तो एजेंसी जैसा हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अलग और उसका मेंबर अलग। सर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है? एक बार आप बोल रहे हो कि ये अलग वो अलग, और उसको उसके बिहाफ में डिसीजन से उसका कोई ओनर ही ले रहा है, तो अलग कैसे हुआ? तो उसका जवाब, हाँ बोलो सर। कॉम्प्लेक्स, यस सर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है, डोंट वरी, समझ भी आएगा सर। कॉम्प्लेक्स चीज सॉल्व करने का आदत जो बन गया है। हाँ बोलो सर, बोलो। हाँ বল, শুনছি। কমপ্লেক্স লাগছে না বললে। ও কমপ্লেক্স লাগছে না, আচ্ছা আমি জোর করে কমপ্লেক্স বলে ফেলেছি, সরি স্যার, সরি, वेरी सॉरी सर, मेरे को ही कॉम्प्लेक्स लग गया होगा फिर। कंपनी कैन एक्ट, हाँ बोल, আগে পড়েছি তাই না হলে अच्छा अच्छा, अरे ठीक है, আমি মজা করছি। कंपनी कैन एक्ट, कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी किसी के ऊपर केस सू कर सकता है, और कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है, सू एंड बी शूड इन इट्स ओन नेम, ठीक है, ये पावर भी कंपनी के पास है।
मतलब कंपनी किसी के अगेंस्ट भी केस कर सकता है और कंपनी के अगेंस्ट में भी कोई केस कर सकता है और कंपनी किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ठीक है, ये एक स्पेशल मैटर हो गया। तो ये सब मैटर को हम लोग केस के थ्रू से समझेंगे सर, ठीक है, तभी आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। We have seen definition given to company subsection section 2 subsection 20 में, ठीक है, from a layman's point of view and legal point of view also, but the company form of organization has certain distinctive features, ठीक है। अब ये जो फीचर्स है ना, इसको धीरे धीरे समझना है सर, ओके, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, कंपनीज एक्ट है, जल्दबाजी करेंगे फंस जाएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है थोड़ा आराम से समझते हैं विद केस लॉस, एकदम जल्दबाजी नहीं करूंगा सर। देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप होता है सर, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप जानते हो ना सर, सिंगल इंडिविजुअल लोग जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बिजनेस देखते हैं ना, पाड़ा के आपके घर के बगल में कोई चाचा का दुकान, किसी काका का दुकान, कोई अंकल का दुकान, ऐसे दिखते रहते हैं, मैक्सिमम केस में सोल प्रोप्राइटरशिप। सर पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एलएलपी आपको मैं बता रहा था, कंपनी भी एक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। सो क्या बोलते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस the other forms of business organization is that it acquires a unique character of being a separate legal entity, ठीक है, इसका एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है। इन अदर वर्ड्स, when a company is registered it is clothed with a legal personality। जब भी कोई बिजनेस बनता है, अगर उसको कंपनी का कपड़ा पहना दिया जाता है तो उसका एक लीगल पर्सनालिटी बन जाता है, ठीक है। ये लॉ बनाते हैं, हम आप नहीं बनाते, ये जो पर्सनालिटी का बात कर रहे हैं ना, ये लॉ बना देते हैं लीगली। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग। मजाक नहीं कर रहा है, सीरियसली। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकता है, कंपनी के नाम पे अलग बैंक अकाउंट हो सकता है, कंपनी लोन ले सकता है, कंपनी लायबिलिटी बना सकता है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, जो एक इंसान भी कर सकता है। क्या रे, क्या बोलते हो? ये जो कैरेक्टर में बात हुआ, कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव अ बैंक अकाउंट, रेज लोन्स, इनकर लायबिलिटीज, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है ना। हाँ, so it is at law a person which is different from the subscriber to the memorandum of association, its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it, okay। तो ये एमओए वगैरह आगे आगे चर्चा होगा सर, डोंट वरी। देखो सर, एक बहुत ही फेमस केस आने वाला है, आपको मजा आएगा, लेकिन उससे पहले आप पहले ध्यान से मैटर को समझो, प्रोविजंस को समझो, फिर केस लॉ समझेंगे। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। अगर आप कंपनी का शेयर होल्डर हो, आपका ही कंपनी है, मेंबर्स मतलब आप कंपनी का डायरेक्टर हो ना सर। जैसे यहाँ पर मैं आपको अदानी का जो दिखा रहा था, जैसे अदानी का जो गौतम अदानी है सर, ये कंपनी का ओनर है, सबको पता है गौतम अदानी कौन है, एशिया सेकंड रिचेस्ट पर्सन करेंटली आफ्टर रिलायंस का अनिल मुकेश अंबानी के बाद। तो गौतम अदानी कंपनी का ओनर भी है, लेकिन ये खुद भी कंपनी के साथ, अपने ही कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, ऐसा लॉ में प्रोविजन है सर, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट्स और इनकर लायबिलिटी टू इट फॉर द डेब्ट ऑफ द कंपनी, ओनली इट्स क्रेडिटर कैन शू इट एंड नॉट इट्स मेंबर। बट जब लायबिलिटी का बात आ जाए तो क्रेडिटर कंपनी पे केस कर सकता है, बट कंपनी का मेंबर कंपनी पे केस नहीं कर सकता। मेंबर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, कंपनी का शेयर का राइट ले सकता है, लायबिलिटी भी कर सकता है कंपनी के साथ, बट डेब्ट, इवन डेब्ट भी कर सकता है, मतलब लोन भी कर सकता है कंपनी के साथ, बट ओनली इट्स क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिनको कंपनी से पैसा मिलेगा, ठीक है सर। मेंबर को भी तो कंपनी से पैसा मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, बट मेंबर कभी भी, क्योंकि कंपनी मेंबर मतलब कौन, ओनर, ओनर कंपनी पे केस नहीं कर सकता। ये सब एक्सेप्शनल पॉइंट्स निकल के आएगा, ठीक है, जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लॉ का जो पेचीदा बातें हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ बात पेचीदा हो रहा है और क्यों। A company is capable of owning, enjoying, disposing of property in its own name। ओन कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, डिस्पोज भी कर सकता है अपने नाम पे। Although the capital and assets are contributed by the shareholder, बट क्या कंपनी कुछ खुद से लाते हैं क्या? अरे सपोज मानो कि अपना विश्वजीत बिजनेस करेगा, कंपनी बनाएगा, आप विश्वजीत बनाएगा कि नहीं? यस सर। है ना। तो तू जो कंपनी बनाएगा, तेरा कंपनी का जो कैपिटल है वो कंपनी लाएगा कि तू खुद लाएगा? हम खुद लाएंगे।
कंपनी तो नहीं ला सकता ना। यस सर। लेकिन जो प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट है तू कर सकता है, लेकिन कंपनी भी कर सकता है। ठीक है, तो ऑल्दो द कैपिटल एंड एसेट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स, कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ इट्स कैपिटल एंड एसेट। कंट्रीब्यूट तू करेगा, बट ओनर कौन बन जाएगा कैपिटल का? तू या कंपनी? कंपनी। कंपनी। तू ओनर नहीं है अपने बिजनेस का कैपिटल का, अपने बिजनेस की कैपिटल का ओनर तू नहीं है, तेरा कंपनी है। तू जो एसेट्स कंपनी को दिया ना, वो एसेट्स भी कंपनी का, जो कंपनी के नाम पे दिया। तेरा घर का एसेट का बात नहीं कर रहा हूँ, जो तेरा पर्सनल है वो तेरा पर्सनल है, वो कंपनी भी नहीं ले सकता। तेरा पर्सनल चीज पे कंपनी भी नहीं ले सकता। लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट में बात करेंगे सर। द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। शेयर होल्डर कभी भी कंपनी के प्रॉपर्टी का ना तो प्राइवेट ओनर बन सकता है और ना ही जॉइंट ओनर बन सकता है। सर क्या कहना चाहते हो, मेरा ही बिजनेस मैं ही ओनर नहीं बन सकता? नहीं, आपका ही कंपनी है, मुकेश अंबानी का ही रिलायंस है, गौतम अदानी का ही अदानी है, बट वो अपने ही बिजनेस का, एसेट्स का, शेयर्स का ओनर, कैपिटल का ओनर नहीं बन सकता। ओनर कौन है? कंपनी खुद। चलो देखते हैं, फैक्ट है सर, एक केस स्टडीज है। A member does not even have the insurable insurance in the property of the company. A member does not even have an insurable interest in the property of the company. The leading case on this point is a Macaura versus Northern Assurance Company Limited 1925 का केस। अगर आपको डिटेल्स केस देखना है, मैं फैक्ट बता देता हूँ अभी आपको। आप गूगल में जाके विकिपीडिया सर्च कर सकते हो और आपको मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस का केस विकी में मिल जाएगा। इतना फेमस केस है कि विकी भी इसको रखा है। ठीक है, मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस लिमिटेड का केस, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। बट हम लोग इसका फैक्ट क्या है, ठीक है, आपको अभी दिखाते हैं। बेसिकली टिम्बर रिलेटेड एक मैटर है। ठीक है, टिम्बर देख लिया आपने? अरे टिम्बर रिलेटेड एक मैटर है, चलो देखते हैं क्या केस हुआ था। मैकाउरा वाज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल शेयर्स ऑफ ए टिम्बर कंपनी। मैकाउरा कौन है सर? वो उस टिम्बर कंपनी का जितना शेयर था उसका पूरा का ऑलमोस्ट सारा का सारा, एक्सेप्ट एक शेयर छोड़ के सारा शेयर का होल्डर वो मैकाउरा खुद था। ही वाज आल्सो ए मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी को जो क्रेडिट दिया था वो भी वही दिया था। मेजर क्रेडिटर मतलब कंपनी को जो पैसा, कैपिटल मतलब बेसिकली लोन वगैरह प्रोवाइड किया था। ठीक है, क्रेडिटर मतलब क्या? टिम्बर मतलब, अरे टिम्बर मतलब पूछ रहे हैं? अरे ये इसको बोलते हैं टिम्बर। दिस इज कॉल्ड टिम्बर। पेड़ को काट के जब तुम इसको ऐसे सजा के रखते हो ना, जो पेड़ होता है सर, उसको काट के आपके घर का फर्नीचर बनता है ना सर। अरे अच्छा बुझे। ठीक है, ये जो टिम्बर को काट के, मतलब जो पेड़ को काट के आप इसको ऐसे रखते हो, फिर इसको बेसिकली प्रोसेस करके वहां से अलग अलग साइज का और काट लकड़ी बनता है, वो भी टिम्बर है। बट उसको प्लाई बना देते हो तो वो अलग किस्म का हो जाता है। ठीक है, दिस इज दादा। हाँ बोलो सर। বলছি একটু স্ক্রিনটা একবার শেয়ার করবে, ব্ল্যাক হয়ে গেছে। क्या सभी को ऐसा हुआ है क्या? চলে এসেছে। सर कभी कभी से स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है। कभी कभी स्क्रीन फ्रीज हो रहा है क्या, या सबके साथ ऐसा हो रहा है? बताइएगा। चले। अच्छा, अभी क्या सबको शो कर रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ सर। यस सर। यस सर। दिक्कत होने से बताना सर, ठीक है? ओके, देखो तो मैकाउरा वाज द होल्डर ऑफ द नियरली ऑल शेयर्स ऑफ ए टिम्बर कंपनी। ही वाज अ मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी आल्सो, मतलब कंपनी को जो लोन वगैरह दिया है उसी ने दिया है। ठीक है, एम मतलब मैकाउरा इंश्योर्ड द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम। मतलब ये जो कंपनी के पास टिम्बर दिख रहा है ना आपको, ये सारा का सारा टिम्बर इसने अपने नाम पे इंश्योरेंस करवा के रखा। मतलब अगर कभी भी इस लकड़ी का कुछ हो जाता है तो जो पैसे का क्लेम होगा वो किसको मिलेगा? मैकाउरा को मिलेगा। मैकाउरा को मिलेगा। ठीक है, इस लकड़ी का इंश्योरेंस कर रहा है, टिम्बर का इंश्योरेंस कर रहा है, क्योंकि कंपनी ने क्रेडिट भी उसने दिया है कंपनी को, लोन वगैरह, और कंपनी का जो इस टिम्बर कंपनी का जो शेयर्स है, एक शेयर छोड़ के बाकी सब शेयर उसी का है। अब देखो खेल क्या हुआ है। एक दिन ऐसा हुआ सर कि सारा का सारा टिम्बर आग लग के नष्ट हो गया। ठीक है, टिम्बर वाज लॉस्ट इन अ फायर। इन क्लेम्ड इंश्योरेंस कंपेंसेशन हेल्ड, क्या केस निकला? The insurance company was not liable to him as no shareholder has any right to any item of property owned by the company, or he has no legal or equitable interest in it. ये जो मैकाउरा है ये तो फंस गया अपने ही चक्कर में।
मैकोरा का कंपनी है তো স্যার Company- কোম্পানি দেবে हाँ কোম্পানিকে তো কম্পেনসেশনটা দেবে মানে কোম্পানির নামে लेकिन क्या उसने कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस सर किया था क्या? नहीं, उसने अपने नाम पे इंश्योरेंस करवा लिया था, इसलिए नहीं मिलेगा। ये जो लकड़ी का इंश्योरेंस था वो कंपनी के नाम पे करता, वो तो अपने नाम पे करके रखा है। कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस किया नहीं था, বুঝে खुद গেছি के नाम पे किया था। इंश्योरेंस कंपनी के साथ कंपनी का थोड़ी ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एम के साथ, मतलब मैकोरा के साथ। लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है कि मैकोरा जो है वो कंपनी का ओनर है, आप अपने ही कंपनी के प्रॉपर्टीज के साथ कोई डील नहीं कर सकते। तो ये प्रॉपर्टी पे मैकोरा का कोई हाथ नहीं है, प्रॉपर्टी पे मैकोरा का कोई अधिकार नहीं है, ये कंपनी का अधिकार है। हो सकता है कि आप ही ने बनाया, नहीं मिला क्लेम। डिटेल्स केस और देखना है, कौन जज था, कब का केस है, मैं आपको बताया ऑलरेडी। ये टिम्बर का जो केस है, आप चाहो तो डिटेल्स जाके जो बेसिकली सीएस है, जो एलएलबी वगैरह करते हो, वो चाहो तो जाके पूरा डिटेल्स केस स्टडीज जजमेंट पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसे मेन फैक्ट जो है मैं आपको बता के रख दिया। ठीक है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड का केस है, इतना मैं आपको बता सकता স্যার কেসটা বুঝলাম না। हूँ। हाँ, केसটা बुझली ना? না কি বুঝলি না বল? মানে ও কোম্পানির ওনার ছিল করা, हाँ আর তারপরে ও ইয়ে করেছে, ইন্স্যুরেন্স করেছে। হ্যাঁ, তো- প্রপার্টিতে, কোম্পানির প্রপার্টিতে ও ইন্স্যুরেন্স করেছে। ও ইন্স্যুরেন্স করেছে, এট দি এন্ড অফ দ্য ডে তো প্রপার্টি তো ওরই হলো। लेकिन कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी, मैकोरा अलग, कंपनी अलग, उसी का कंपनी है। बट जब वो कंपनी बन जाता है ना, तो कंपनी मैकोरा का ही कंपनी है। আচ্ছা, তার মানে টিম্বার গুলো যেগুলো আছে ওটা কেনা হয়েছিল কোম্পানির নামে, কিন্তু ইন্স্যুরেন্স করা হয়েছিল ম্যাকোরার নামে। यस, टिम्बर कंपनी का है। ये जो टिम्बर पड़ा हुआ है, ये जो टिम्बर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये टिम्बर किसका है? ये टिम्बर कंपनी का है। कंपनी मैकोरा का है, ठीक है, मान सकता हूँ, नो प्रॉब्लम इज देयर। बट इंश्योरेंस मैकोरा अपने नाम पे करके रखा है। ये टिम्बर के लिए जो इंश्योरेंस है, क्लेमेंट कौन है? तो मैकोरा है, लेकिन इसमें होना चाहिए था कंपनी का नाम, तो जाके वो क्लेम मिलता। बिकॉज यहाँ पर कौन सा केस आ जा रहा है? एम एंड कंपनी के बीच में कौन आ जा रहा है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है, बिकॉज कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। और ये प्रॉपर्टी मैकोरा का है कि कंपनी का है? ये बताओ मुझे। कंपनी का है। ये कंपनी का प्रॉपर्टी है। मतलब मुकेश अंबानी का भी होता ना, तो मुकेश अंबानी का प्रॉपर्टी नहीं है, ये रिलायंस का प्रॉपर्टी है। रिलायंस अलग, मुकेश अंबानी अलग। कुछ समझ में आ रहा है साहब? यस सर। है ना? मानो कि जियो का टावर देखो आप, हाँ, जियो टावर, चलो देखते कहाँ है नियर में। जियो टावर इमेज में कुछ दिखेगा क्या? कुछ दिख रहा है, ये देखो। मानो कि ये जो जियो का टावर है, ये टावर जियो का है, ठीक है? तो ये जियो किसका है? ये जियो ब्रांड रिलायंस का। ये जियो ब्रांड रिलायंस बिजनेस का है। ये रिलायंस बिजनेस किसका है? अंबानी का। अंबानी का है। अब मानो कि इस टावर पे मुकेश अंबानी ने इंश्योरेंस करके रखा है, इतना बड़ा मतलब खर्चा करके टावर बनाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब इंश्योरेंस करने के टाइम पे मुकेश अंबानी अपने नाम पे इंश्योरेंस करके रखा है कि टावर पे कुछ होगा तो मुझे क्लेम देना चाहिए। लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी मुकेश अंबानी का है कि रिलायंस का है? रिलायंस का। तो फिर क्लेम किसको मिलना चाहिए? रिलायंस को मिलना चाहिए। बट क्या रिलायंस के नाम पे इंश्योरेंस हुआ था क्या? नहीं। नो सर। कुछ दिन पहले ये आपका किसानों ने, आपका यहाँ पर झमेला हो रहा है ना सर, हरियाणा बॉर्डर पे, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे, वहाँ पर काफी सारा ऐसे इंटरनेट का, घर पे इंटरनेट का ऐसे नेटवर्क था, तोड़ फोड़ किया गया। तो किसानों ने सोचा कि सब जियो का टावर है, फिर बाद में पता चला वो जियो का नहीं है, बिरला का, ये आपका आइडिया का है और एयरटेल का है। तो एक्चुअली सबका थोड़ा सा गुस्सा है जियो के, रिलायंस के ऊपर, और मतलब क्योंकि मोदी के साथ रिलायंस का अच्छा रिश्ता नाता चल रहा है आजकल, तो सब कोई तोड़ दिया। हाँ, और फिर पता चला कि वो रिलायंस का है ही नहीं। अब मानो कि जो कंपनी का अगर वो टावर था, उसका अगर इंश्योरेंस है, अगर इसमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये देखने लायक बात है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना सर? ऐसे केसेस होता रहता है रियलिटी में, पता है आप लोगों को? ऐसा हुआ था कुछ दिन पहले, किसानों ने पूरा तोड़ फोड़ किया था टावर पे। वो जो लोग
धरना में बैठा था फार्म बिल के अगेंस्ट पे। अरे खबर है क्या? अरे ये सब फेमस खबर है। হ্যাঁ স্যার 2021 এর স্টার্টিং এ হয়েছিল। यस सर एकदम। স্যার हाँ बोलो। স্যার বলছি যে এরকম হতে পারে মানে কোম্পানির সাথে কোম্পানির কেস মানে কোনো হোল্ডিং কোম্পানির সাথে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি हाँ কেস हाँ ऐसा भी हो सकता है। होल्डिंग के साथ सब्सिडियरी का केस, क्या केस हो सकता है आगे बताऊंगा, रुक। ठीक है বা उस- বা অন্য बोल। কোম্পানির নামে ইন্স্যুরেন্স করে দিয়েছে কিন্তু অন্য কোম্পানির নামে করানো ছিল তো সেই দুটো কোম্পানির নামে কেস এটা হতে পারে। नहीं समझा मैं तेरा क्वेश्चन, नहीं समझा क्वेश्चन ठीक से স্যার बोल। মানে মানে ধরুন কোনো একটা কোম্পানির এতে মানে ইন্স্যুরেন্স করেছে ওদেরই কোনো একটা কোম্পানি কিন্তু আর একটা কোম্পানি হিসাবে করানো হচ্ছে করাতে হতো মানে সেই জিনিসটা তো এই দুটো কোম্পানির মধ্যে হতে পারে কেস। वो अच्छा मैं समझ गया कि मतलब तू बोल रहा है कि कोई होल्डिंग सब्सिडियरी का वाला केस है क्या? হ্যাঁ मतलब ওইরকম। हाँ मैं समझ सकता हूँ तेरा क्वेश्चन। यस यस आई अंडरस्टैंड कि मान ले कि होना चाहिए था होल्डिंग के नाम पे बट कर दिया सब्सिडियरी के नाम पे। হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ अब उस केस में देखा जाएगा कि इसमें सब्सिडियरी का कुछ रोल प्ले है कि नहीं। बिजनेस में सब्सिडियरी का कोई रोल प्ले है कि नहीं ये देखा जाएगा। अगर सब्सिडियरी का प्रॉपर रोल रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं रोल रहेगा तो फिर वो देखा जाएगा। সাবসিডিয়ারি কেসও হতে পারে তাই তো? हाँ एकदम हो सकता है, होल्डिंग सब्सिडियरी के केस में भी हो सकता है। ऐसा भी कोई स्टडीज है, ऐसा केस भी है। वेट अरे बाप रे, तुम लोगों के मन में सवाल का एकदम बाढ़ आ चुका है। रुको रुको रुको। স্যার আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, हाँ बोलो बोलो बोलो। সেটা হচ্ছে যে এখানে যে করা আছে ও তো ক্রেডিটারও কোম্পানির কাছে, ওর কোম্পানির हाँ কাছে हाँ हाँ एकदम। একজন ক্রেডিটারও। তার মানে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যে আছে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিটা শুধু কোম্পানির প্রতি লায়াবল, নট টু দ্য ক্রেডিটার। Yes, because क्रेडिटर के प्रति वो लायबल क्यों होगा? क्रेडिटर के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी वो प्रॉपर्टी का अगर कुछ डैमेज होता है, ये प्रॉपर्टी जो था इस प्रॉपर्टी में अगर कुछ डैमेज होता है, जैसे मानो कि ये वाला जो था अपना कहाँ चला गया, ये टिम्बर जो था, ये टिम्बर इंश्योरेंस कंपनी को पता है ये टिम्बर कंपनी का है, लेकिन वो क्लेम कर दिया अपने नाम पे, बाद में ये केस होता है। ठीक है, तो वो शॉर्ट आउट किया गया। अब आप बोल सकते हो सर इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस कर रहा था तो उस टाइम पे बोला क्यों नहीं, ये सवाल जरूर हो सकता है। बट अब उस टाइम पे क्या हुआ था, किस सिचुएशंस क्रिएट हुआ था, क्या फॉर्म में सबमिट करने के टाइम पे नाम में कोई देखा था नहीं देखा था, ये थोड़ा देखने वाली बात है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैकारा ने उसको अपने नाम पे कर दिया, बाद में इसी प्रॉपर्टी को कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें क्रेडिटर का कोई रोल प्ले नहीं है। क्रेडिटर यहाँ पर कौन है? क्रेडिटर मैकारा खुद हो जाए, कोई दूसरा हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? মানে ক্রেডিটারদের কাছে শুধু কোম্পানি লায়াবল। यस ऑब्वियसली क्रेडिटर के प्रति लायबल। क्रेडिटर मतलब क्या? जिसको कंपनी जिसको पैसा देगा, मतलब कंपनी ने कोई रॉ मटेरियल लिया है उसको पैसा देना है, तो बेसिकली इस केस में मैकारा खुद क्रेडिटर अपने कंपनी का तो है, उसमें क्या है? दूसरा कोई भी हो सकता है क्रेडिटर, इसके साथ इंश्योरेंस का कोई रिलेशन। ठीक क्लियर হচ্ছে? হ্যাঁ ঠিক ओके ओके देखो और भी बहुत सारा केस है, इतना केसेस है कि आप लोग सवाल पे सवाल चलेगा। परपेचुअल सक्सेशन जो स्टार्टिंग में बात हो रहा था, सो मस्ट गो ऑन, जो 30 सवाल उठाया था सर, पॉइंट पे बताया था सर, सो मस्ट गो ऑन एग्जैक्टली। मेंबर में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट्स उंड अप। जब तक कंपनी उंड अप नहीं हो जाता, मतलब एकदम कंप्लीटली क्लोज। जैसे रिसेंट ट्रेंड पे कुछ कंपनीज ऐसे कंप्लीटली उंड अप हुआ है, जैसे हिंदुस्तान मोटर, पता है आप लोगों को? अरे यस सर, एम्बेसडर, वेरी गुड सर। भारत की जान शान, बट अभी जान शान बिक गया सर। ठीक है, ये वाला जो कलकत्ता के रास्ते में पीला वाला टैक्सी चलता है वो वाला, और जो ये व्हाइट में सबके साथ चलता था सर, हमारा आन बान शान, बट अभी आन बान शान और नहीं है। ये कंपनी कंप्लीटली बंद हो चुका है, हिंदुस्तान मोटर। ओके HM। ठीक है, तो ये फुल्ली उंड अप हो गया है। ठीक है, बहुत पुराना कंपनी है। ऐसे कहा जाता है सर टोयोटा और हिंदुस्तान मोटर ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम पे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम 4 व्हीलर लाया था एशिया में। वर्ल्ड में मतलब एशिया का बात कर रहा हूँ मैं। टोयोटा इन जापान एंड एम्बेसडर इन इंडिया। ठीक है, 1930s अराउंड मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, डिटेल्स आप थोड़ा जानकारी ले सकते हो। तो ये कंपनी बहुत दिन तक चला था, 2016 में जाके ये कंपनी उंड अप हुआ।
2016, बल्कि इसका प्रोडक्शन तो और पहले बंद हो गया था, बट 2016 में जाके कंपनी का पूरा प्रोसेस क्लोज हुआ। 11 में मोस्ट प्रोबेबली डिक्लेयर कर दिया था कि कंपनी और कोई प्रोडक्शन करेगा नहीं, और इसको पूरा कंप्लीटली लॉ के थ्रू से क्लोज डाउन करते करते, क्योंकि बहुत पुराना कंपनी था, 80 साल के आसपास का कंपनी था, तो कम से कम और 5-6 साल लग गया। फिर 2016 में जाके इसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्लोज हुआ, ठीक है, जिसको लिक्विडेशन भी बोलते हैं। बहुत बहुत कम होता है सर, ऐसे नहीं होता कौन है किसका कौन मेंबर है नहीं है, आगे आगे बात होगा आप लोगों से। द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इनफाइनाइटली, मतलब कंपनी का शेयर एक से दूसरे के पास जा सकता है, ठीक है, जिसके पास मर्जी जा सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट में हम लोग शेयर परचेस करते हैं, हाँ सर, अभी मैं आपको कितना सारा बता रहा था। सपोज आप कोई कंपनी का शेयर परचेस करते हो, ये शेयर आज आप खरीदते हो, कल कोई और खरीदता है, फिर आप किसी और को बेच देते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आप किसको बेच रहे हो। तो इनफाइनाइटली ये शेयर एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो रहा है, और जो भी कंपनी का शेयर लेता है वही कंपनी का क्या बन जाता है, जो भी कंपनी का शेयर लेता है वही कंपनी का मेंबर बन जाता है। शेयर होल्डर मतलब जो ये शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। आप अगर मार्केट से स्टॉक खरीदते हो ना, तो आप इक्विटी शेयर होल्डर होते हो, और इक्विटी शेयर होल्डर मतलब कंपनी का ट्रू ओनर सर, और ट्रू ओनर मतलब कंपनी का मेंबर, ठीक है। तो इनफाइनाइटली कंपनी का मेंबर बदलता जाता है, इनफाइनाइटली, बट फिर भी कंपनी बंद नहीं हो सकता। इनफाइनाइटली चेंज होने के बावजूद भी कंपनी बंद नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये लॉ आपको क्लैरिटी से बताते हैं, ठीक है, बट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, law alone can bring an end of its life. Its existence is not affected by the death or insolvency of its member. कोई मर जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। कंपनी इतना जल्दी बंद नहीं हो सकता जब तक लॉ उसको बंद ना करे, जब तक लॉ के थ्रू से उसको कंप्लीटली लिक्विडेट ना कर दिया जाए, तब तक वो चल सकता है, ठीक है। जैसे मेनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 100 years, जैसे कि टाटा। जैसे आज एक रिपोर्ट आया सर एयर इंडिया का, खबर मिला है क्या आप लोगों को? यस सर, टाटा खरीद लिया। हाँ, बात चल रहा था ना कुछ दिन पहले স্যার ওটা আগে টাটারই স্যার ওটা আগে টাটারই ছিল, আবার এখন আবার নিয়ে নিচ্ছে। एयर इंडिया टाटा का ही था, फिर से टाटा ही ले रहा है, ठीक है। देखा सर, इसको बोलते हैं कर्म, हाँ इसको बोलते हैं कर्म, अच्छी कर्मिक साइकिल। हाँ बोलो सर, कोई कुछ बोल रहे हो? পাঠিয়েছিলাম নাকি আমি দেখেছেন দেখলাম। हाँ हाँ हाँ, तू भेजा था, मैं देखा भी, तो तू क्लास में, मैं क्लास में तो उसी टाइम पे न्यूज चैनल से तू देखे मुझे बोला, यस उस टाइम पे तू बोला था मुझे क्लास चलते चलते सुबह। तो एयर इंडिया, इसका स्टोरी बहुत पुराना है, 1932 का स्टोरी है। टाटा एयरलाइन से स्टार्ट हुआ था, फिर से टाटा के पास जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये हैंड चेंज हो रहा है, कंपनी नहीं बंद हो रहा है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था सर, इसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब था। ये देखो सर, देख रहे हो सर, बहुत कुछ बचाने का कोशिश करके लास्ट में जाके इसका ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट देखो सर, 8,000 करोड़ नेगेटिव। अब देख पा रहे हो सर, 8 से 9,000 करोड़ का नेगेटिव, वो भी बहुत कोशिश करके। मतलब ये और ज्यादा था, 15,000 करोड़ के आसपास का हिसाब था, बट ये कुछ इधर उधर सेल वगैरह करके अपना प्रॉफिट को थोड़ा सा मजबूत किया, बट वो भी 8,000 करोड़ नेगेटिव लॉस, ठीक है। इक्विटी का हालत भी देख सकते हो, बहुत भयंकर हालत। 9,993 एम्प्लॉइज एयर इंडिया में काम करता है। चलो अच्छा है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के पास गया है सर, जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री भी बहुत पुराना है, 100 साल से भी पुराना है टाटा, 100 साल से भी पुराना है टाटा। टाटा, आईटीसी, बहुत सारे कंपनीज है जो 100 साल से भी ज्यादा इंडिया में है। दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट कंपनी हैज परपेचुअल एग्जिस्ट। देयर वाज ए कंपनी व्हिच हैज 7 मेंबर्स। एक स्टोरी है सर, इसका डिटेल्स आपको मैं कभी मिले तो आपको बताऊंगा, या फिर आप भी केस करो तो मिल जाएगा, अभी मेरे पास इसका रियल केस नहीं है। 7 मेंबर था, सातों मेंबर डाइड इन एयरक्राफ्ट। डिस्पाइट दिस कंपनी स्टिल एग्जिस्ट अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। थोड़ा पता करो, सर्च करके बताना मुझे सर वो कौन सा कंपनी था। मेरे पास करेंटली ये डेटा नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सातों मेंबर सातों एयरक्राफ्ट में एक्सीडेंट में मर गया, बट कंपनी अभी भी चलता है। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में अगर एक भी पार्टनर का मतलब डेथ हो जाता, बिजनेस को बंद करना पड़ता, या फिर पार्टनरशिप वहां पर क्लोज होके न्यू पार्टनरशिप फॉर्म होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो कंपनी है तो चलेगा, ओके। आई होप क्लियर सर ये वाला कॉन्सेप्ट कि परपेचुअल सक्सेशन वाला, क्या रे क्लियर है कि नहीं? परपेचुअल सक्सेशन, यस सर। लिमिटेड लायबिलिटी, ये कंपनी का कैरेक्टर होता है, लिमिटेड लायबिलिटी। The liability of a member depends upon kind of company of which he is a member. We know that company is a separate legal entity which is distinct from its member, जो स्टार्टिंग से इतना सारा बात कर रहा है,
Thus, in the case of a limited liability company, the debts of the company is in totally do not become the debts of the shareholder. मतलब देखो, अगर कंपनी के एसेट्स पे आपका पूरा अधिकार नहीं आता, तो फिर कंपनी के लायबिलिटी पे भी आपका लायबिलिटी नहीं हो, ये भी तो बनना चाहिए ना सर। कंपनी का एसेट्स का अधिकार कंपनी का है, तो फिर कंपनी का लायबिलिटी का अधिकार भी कंपनी का ही होगा। तो जो मेंबर है सर, वो लायबल होगा, बट लिमिटेड तक। कितना? जितने का वो वादा किया था। सर ये वादा क्या हो गया? ये सर, जब कंपनी शेयर कैपिटल लेता है ना, जैसे অ্যাসেট সেল হবে না, हाँ बोलो। মানে ওর পার্সোনাল অ্যাসেটস কোনোতে সেল হবে না। यस सर, पर्सनल एसेट्स तो बिल्कुल नहीं ले सकता। जैसे आप लोग कंपनीज एक्ट, कंपनी अकाउंट्स वगैरह बचपन से करते हो, है ना। जैसे एक कॉन्सेप्ट आपको मैं अभी बता सकता हूँ, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप लोग बचपन में ऐसे करते थे ना, कंपनी का शेयर्स आ रहा है, पर शेयर का वैल्यू, फेस वैल्यू है 10 टका, कितना है? 10 रुपीज। तो 10 रुपीज को आपसे ऐसे बोला जाता था कि एप्लीकेशन में 2 टका दो, अलॉटमेंट में 2 टका दो, कॉल मनी में 3 टका फर्स्ट कॉल में, फिर फाइनल कॉल में सिक्योरिटीज प्रीमियम থাকতো স্যার। हाँ, प्रीमियम अगर होता तो प्रीमियम, फॉर तो मैं फ्यूचर एंट्री, या फॉर फ्यूचर एंट्री, है सब याद आ गया आप लोगों को, वेरी गुड सर। बट मैं यहाँ पर वो नहीं कहना चाहता। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि सपोज आपने कंपनी को बोला था सर कि आप कंपनी का 1000 शेयर्स लोगे, ठीक है। अब 1000 शेयर्स के हिसाब से 10 टका करके कितना शेयर्स होता है आपका? टोटल अमाउंट कितना हो जाता है कैपिटल? 10,000। 10,000, ठीक है। तो अगर कंपनी का कुछ लायबिलिटीज होता है, ठीक है, तो आपका कोई अगर बाकी है, सपोज आपने मानो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, कितना दे दिया आपने? 1000 करके 7000 दे दिया आपको शेयर कैपिटल। बट अगर आपका ये वाला ड्यू है, ये आपका ड्यू है, तो अगर कभी भी कुछ लायबिलिटी होता ना, अगर कंपनी का कभी कुछ लायबिलिटी होगा और अगर आपका कोई कैपिटल ड्यू है कंपनी के प्रति, तो उतना आपको पे करना पड़ेगा जी, जो आपका ड्यू है, जो एप्लीकेशन के टाइम पे आपने वादा किया था, या फिर शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे, जब बहुत सारा टाइप होता है, आईपीओ होता है, एपीओ होता है, वो सब बात करूंगा सर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इनिशियल মানে पब्लिक স্যার ऑफर, যেটাই কল সিন এরিয়ার হতো ওইটাই তো বলছেন। यस एग्जैक्टली, जो कॉल इन एरियर हो जाता था, ठीक है। तो अगर एरियर होकर किसी और को दे देता है तो फॉरफिट हो जाता है, तब जो न्यू शेयर होल्डर होता है उससे ले लेता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कंपनी को जरूरत है, कंपनी का लायबिलिटी हो चुका है मार्केट में, बट आप एज ए शेयर होल्डर अगर आपका कुछ ड्यू रखे हो, तो कंपनी को आपको उतना ही देना होगा जितना आपका लायबिलिटी बना हुआ है, इससे ज्यादा आप नहीं दोगे। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। आपका पर्सनल प्रॉपर्टी, कंपनी का मानो कि मार्केट में बहुत लोन हो गया, जैसे येस बैंक का मार्केट में कितना लोन हो गया आप लोग जानते हो, ठीक है, जिसके कारण येस बैंक के बिजनेस में बहुत ज्यादा चेंजेस करना पड़ा, ठीक है। एयरटेल का रिसेंटली बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बट ठीक है, येस बैंक का सिचुएशन बहुत खराब हुआ था। तो अगर मार्केट में बिजनेस का बहुत ज्यादा लायबिलिटी हो जाता है, लोन का जो भी हो, तो उसमें उसका मेंबर, अगर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाला है, सर अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकता है, हाँ, तब कंपनी बोल देता है कि दिस इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। मैं आगे जब आपको क्लासेस ऑफ कंपनीज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पर बताऊंगा। बट जनरली कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाला होता है। सुविधा है ना सर, कि मेंबर के पर्सनल एसेट्स पे हाथ नहीं लगता। ओके, आप जितने लायबिलिटी के लिए पहले बात कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, उतने का लायबिलिटी आपको कंपनी के लिए पे करना पड़ेगा, अगर आपका बाकी अमाउंट है तो। अदरवाइज कंपनी आपके पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ नहीं ले सकता। बोलो सर, कोई सवाल चल रहा है, मुझे लग रहा है मन में। सर अगर ऑन ऑनर है, मतलब जो बना है उसी का, मतलब लायबिलिटी पूरा नहीं हुआ तो भी? हाँ ऑब्वियसली, अरे भाई जो बनाया है मतलब उसको प्रोमोटर बोलते हैं, जो बनाया है उसको प्रोमोटर बोलते हैं, और जो बाद में कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं उसको नॉर्मल शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है। चाहे आप प्रोमोटर हो कंपनी का या फिर नॉर्मल शेयर होल्डर, प्रोमोटर भी इक्विटी शेयर होल्डर ही होता है। प्रोमोटर जो होते हैं सर, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर ही होता है, उसका कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं हो जाता। वो अलग बात कि उसके हाथ में कंट्रोलिंग होता है बिजनेस का, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट उसके केस में भी सेम टू सेम, मतलब रिलायंस का बात अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे मानो रिलायंस कम्युनिकेशन के केस में ऐसा हुआ, ये बिजनेस के बारे में पता है आपको? यस, अनिल अंबानी का। ये रिलायंस मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी का कंपनी। ये कंपनी का हालत देख के ही लग रहा होगा आपको कि क्या सिचुएशन हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, लास्ट 5 साल में देखो, कंपनी का शेयर कभी 800 टका करके पर शेयर हुआ करता था। इसका बिजनेस बहुत चला था एक टाइम पे, अभी इसका शेयर का अता पता लापता हो गया, दिवालिया हो चुका है। इवन आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैंकरप्टेड हो चुका है। Arcom has closed its telecommunication business in 2019 and filed for bankruptcy.
ठीक है, तो ये बेसिकली इसका लायबिलिटी है। तो अगर रिलायंस कम्युनिकेशन ने लायबिलिटी लेने के टाइम पे जब लोन वगैरह लिया था, अगर उसमें अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को भी दांव में लगाया था, ठीक है, तो ये उसका पर्सनल प्रॉपर्टी आएगा। अदरवाइज जितने का लायबिलिटी उसका खुद का है, जितना शेयर उसके नाम पे है, उतना ही शेयर का हिसाब से उसको पेमेंट करना। समझ में कुछ आ रहा है सब? हाँ सर। चाहे आप प्रोमोटर ही क्यों ना हो, आप भी एक इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। बाकी सर कंपनी के प्रॉपर्टी बेच के जो मिलेगा वही लेना पड़ेगा लोन वाले को, मतलब जो लोन प्रोवाइडर था उनसे, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दिस आर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। इन नो केस कैन शेयर होल्डर्स बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। ये वाला बोला ना आपको, 10% का शेयर में आपने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, कॉल मनी नहीं दिया, तो कॉल मनी आपसे मांगेगा। अगर कॉल मनी का फर्स्ट कॉल दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, तो सेकंड कॉल मांगेगा। जो कंपनीज अकाउंट्स में आप लोगों को सिखाया जाता है वैसा ही होता है। इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हाँ, अगर गारंटी वाला है तो मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटेड बाय देम, एंड दैट टू ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। ये गारंटी वाला केस लिक्विडेशन के टाइम पे होता है, जब कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ता है। लिक्विडेट मतलब बंद करना पड़ता है। तो बंद करने के टाइम पे कंपनी को लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा, ये सर नो? बोलो सर। जब कोई कंपनी को बंद करेंगे तो उसका लायबिलिटी जो है मार्केट में वो चुकाएंगे, ये सर नो? यस सर। तो ऐसे सिचुएशंस में सर कुछ मेंबर्स होते हैं जो गारंटी लेता है, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी मिलता है कंपनी की तरफ से। वो गारंटी ये लेता है कि कंपनी का जब भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कंपनी के इतना शेयर्स का हिस्सा मैं लूंगा। तो आप गारंटी ले लेते हो, लिमिटेड बाय गारंटी। तो लेकिन आप जितना गारंटी लेते हो आपको उतना ही देने के लिए कंपनी मजबूर करेगा, एक पैसा ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये कब काम आता है? जब कंपनी लिक्विडेशन में जाता है, जब कंपनी को पूरा का पूरा क्लोज करना पड़ता है, वाइंड अप करना पड़ता है, तभी, उससे पहले नहीं। ओके, however it is an unlimited company, the liability of its member is unlimited as well। मतलब अगर कंपनी ने लोन लिया और लोन रिपे नहीं किया तो मार्केट का जो लोन है सबसे पहले कंपनी के एसेट्स पे देखेगा। कंपनी के एसेट से पूरा नहीं होता है तो चुपचाप मेंबर के एसेट्स पे हाथ लेके चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कंपनी अनलिमिटेड वाला हो तो ऐसा भी बना जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस आपको लिखना पड़ता है लिमिटेड है कि नहीं है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स में दिखता है, एमओए यूए में पता चल जाता है। बोलो सर, बात कुछ पल्ला पड़ रहा है? ये सर नो? यस सर। यस ना? यस सर। एक कैरेक्टर होता है सर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये बड़ा सिंपल पॉइंट है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। हाँ, पॉइंट तो सिंपल है बट इसके ऊपर बहुत सारा केस बन जाता है। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय ए प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ, है ना? भगवान का बना हुआ नहीं है, ठीक है, ये इंसान का बना हुआ है। इट इज लीगल और जुडिशियल एज इट्स क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथ विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये पर्सन क्यों है? बिकॉज इसको उतना राइट मिल जाता है जितना एक इंडिविजुअल इंसान को भी मिल जाता है। दैट इज वाई ये इंडिविजुअल है, दैट इज वाई ये पर्सन है। इवन इनकम टैक्स में भी इसको पर्सन कहा जाता है। जो लोग इनकम टैक्स का पढ़ाई करते हो दे नो देयर आर बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ पर्सन इन इनकम टैक्स, एंड उसमें से एक है कंपनी। फर्दर, द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंक अकाउंट, raise loan, incur liabilities and enter into contract. Even members can contract with company, acquire right against it or incur liability to it. It can sue and be sued in its own name. It can do everything which any natural person can do except be sent to jail. क्या आप कंपनी को जेल पे भेज सकते हो सर? अरे नो सर। रिलायंस कम्युनिकेशंस का इतना लाइबिलिटी हो गया था कि अनिल अंबानी को जेल जाना पड़ा था, पता है आपको? हाँ सर। उसको छुड़ाने के लिए जो बेल का अमाउंट था 500 करोड़ का था। कौन भरा था जानते हो? अरे भाई ने भर दिया, मुकेश अंबानी। यस, ये उस टाइम पे जिस टाइम पे बात ये चला था लास्ट ईयर का, आई थिंक क्लास में बात हुआ था, ठीक है। मुकेश अंबानी 500 करोड़ का बेल अमाउंट देके जेल से अपने भाई को बचाया था, ठीक है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन को थोड़ी ना जेल में डाल सकते हैं सर। अरे क्या मुकेश अंबानी को जेल में डाल अनिल अंबानी को जेल में डाल सकते हैं? यस। लेकिन क्या रिलायंस कम्युनिकेशन को जेल में डाल सकते हैं? नो सर। नो सर, ठीक है। तो कंपनी को आप जेल पे नहीं भेज सकते, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ होगा नहीं ना, आर्टिफिशियल है, मतलब इमोशन नहीं है ना, इसीलिए। तो उसके बदले कौन जाएगा? जो रिस्पॉन्सिबल है
कंपनी के फ्रॉड के पीछे जिसका हाथ है। टेक एन ओथ, कंपनी ओथ ले सकता है? नहीं। मैरी कर सकता है? नहीं। और No. प्रैक्टिस है लर्न प्रोफेशन? नहीं। हेंस इट इज अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस। कुछ चीजें कंपनी के पास हो नहीं सकता, तो ये लीगल पर्सन है, बट इसका अपना ही एक डेफिनेशन लॉ ने बना के रखा है। As the company is an artificial person, it can act only through some human agency. For example, directors. Directors cannot control affairs of the company and act as its agency, but they are not the agents of the members of the company. Directors cannot control affairs of the company and act as its agency, but they are not the agent of the member of the company. The director can either on their own or through a common seal can authenticate its formal acts of the company. बात को ध्यान से सुनिएगा। As the company is an artificial person, it can act only through some human agency. जैसे कि directors. Director cannot control affairs of the company and act as its agency. ठीक है? कंपनी का जो अफेयर्स है उसको कंट्रोल एक्चुअली ये नहीं करता, बस उसका जो अफेयर्स है उसको एज ए एजेंट संभालते हैं, बट दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब बाकी जो मेंबर्स है उसका एजेंट नहीं है, वो सिर्फ कंपनी का एजेंट है। जैसे अदानी का जो मैं आपको डिटेल शो कर रहा था तब से, अदानी का डायरेक्टर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम अदानी। अदानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये किसका एजेंट है? ये अदानी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कंपनी आपके सामने है, इसका कौन है साहब? इसका एजेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सपोज मानो मेरा अदानी में शेयर होल्डिंग है, ठीक है, मेरा अदानी में शेयर होल्डिंग है, अदानी पोर्ट में, ठीक है, तो अगर मेरा अदानी पोर्ट में शेयर होल्डिंग है तो मैं भी कंपनी का मेंबर बना, है ना, लेकिन क्या गौतम अदानी मेरा एजेंट हो गया क्या? नो सर। नो सर। ना सर। समझ में आ गया सर? मतलब डायरेक्टर कंपनी का एजेंट होता है, कंपनी के अफेयर्स में इसका कंट्रोलिंग नहीं होता, बट वो एज ए एजेंट उसका काम करता है। ये फीचर्स है इसका, ठीक है, ये फीचर्स है इसका। मतलब थोड़ा लीगली बात को समझा करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा भी एजेंट है, कुछ भी हो जाए तो मैं उसको बोल दूंगा ये अदानी ये कर, ऐसा थोड़ी है। नहीं, कंपनी के बिहाफ में वो काम करता है जो जरूरी होता है, और इसको ऑथेंटिक करने के लिए फॉर्मल एक्ट्स है, कॉमन सील है, ठीक है। मैं आपको कॉमन सील के बारे में बताता हूँ। Thus, a company is called an artificial legal person. इसीलिए कंपनी को क्या कहा जाता है सर? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी कहा जाता है। सर कॉमन सील, सर कॉमन सील के बारे में जैसे मैं आपको 2 मिनट पहले बता रहा था, स्टैम्प, ठीक है, आजकल भी चलता है स्कूल में, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड के हाथ में, ठीक है, या फिर आप डॉक्टर के पास जाओ उसके पास, वेटरनरी सर्जन के पास जाओ उसके पास, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर के पास उसका कॉमन सील होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में वो यूज करता है। A company being an artificial person is not bestowed with the body of a natural being. Therefore, it works through an agency of human beings. Common seal is the official signature of a company, which is affixed by the officers and employees of the company on its every document. The common seal is a seal used by a corporation as the symbol of its incorporation. ये है कॉमन सील का फेमस कैरेक्टर, ये कॉमन सील का फेमस कैरेक्टर है। बट ध्यान से बात को सुनिए सर, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 has made the common seal optional by omitting the words and the common seal from section 9 so as to provide an alternative mode of authorizations for companies who opt not to have a common seal. Rationale for this amendment is that common seal is seen as a relic of medieval times. ये बहुत ही मध्य युग में यूज होने वाला एक कॉन्सेप्ट है। इवन इन यूके जिसके थ्रू से हमारा सारा का सारा स्पेशल एक्ट वगैरह बना गया है, वो भी 2006 में इसको हटा दिया था, हम लोगों ने 15 तक रखा था। तो दिस अमेंडमेंट वो लोग तो टोटली हटा दिया, वो लोग भी ऑप्शनल किया, हम लोग 15 में आके ऑप्शनल किया। दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट द डॉक्यूमेंट्स व्हिच नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय अ कॉमन सील विल रिक्वायर्ड टू बी सो, ठीक है, विल रिक्वायर्ड टू बी सो, ठीक है, डन ओनली बाय द कंपनी ऑप्ट्स टू हैव अ कॉमन सील। जो करना चाहता है कर सकता है। इन केस इट डज नॉट हैव अ कॉमन सील, द ऑथराइजेशन किसके हाथ में होगा? फिर कंपनी का डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? इन दैट केस साइन करना पड़ेगा। सर किसको? सर डायरेक्टर को। सर किसको? सर कंपनी सेक्रेटरी को। सर किसको? सर अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर कर सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर कर सकता है। मेड बाय 2 डायरेक्टर्स, ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स, और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो वो भी करेगा। इतना पावर दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स के ऑथेंटिकेशन पे। सीएस वाले समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कितना बड़ा पावर है सीएस के पास? हाँ बोलो सर। सर বলছি ডিরেক্টর তো সাইন করলে হবে, ওরা তো ভ্যালিড মানে কোম্পানি সেক্রেটারি ছাড়া
बाकी डायरेक्टर साइन करले वैलिड थोड़ा है? यस ऑब्वियसली, वो तो कंपनी का एक्चुअली ओनर ही तो है ना। जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो कंपनी का ओनर या प्रोमोटर ग्रुप में ही होता है, तो वो तो वैलिड ऑब्वियसली है। जरूरी नहीं सर हर कंपनी में सीएस रहे, मैंडेटरी नहीं है हर कंपनी में। ऐसे 10 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर होगा तो सीएस रखना जरूरत है। सर ओनर तो फ्रॉड, हाँ बोलो। ओनर तो फ्रॉड हो। हाँ हो सकता है, तो ऑडिटर क्या करेगा? ये फ्रॉड करेगा तो ऑडिटर क्या करेगा? हाँ सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो ऑडिट करने जाते हैं वो क्या देखता है फिर? कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, वो मतलब डॉक्यूमेंट्स में मतलब फाइनेंशियल डेटा में कुछ गड़बड़ है कि नहीं, वो तो ऑडिटर देख के संभाल सकता है ना सर। और अगर आप बोलोगे सर लीगल डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, वो ऑब्वियसली ऑडिटर नहीं देखता। इसीलिए तो आजकल कंपनी सेक्रेटरी का जो सेक्रेटरियल ऑडिट है ना सर, उसमें ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट इसमें बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है आजकल, स्पेशली बिग कंपनीज में सेक्रेटरियल ऑडिट भी करना पड़ेगा। बड़े कंपनीज के केस में तो रखना ही पड़ता है, छोटा मोटा कंपनीज के केस में हाँ बोलो सर। सेक्रेटरियल ऑडिटर होता कि लीगल डॉक्यूमेंट्स को सब कुछ सही है कि नहीं चेक करना, और क्या सारा का सारा जो लीगल काम है उसको ऑडिट करना। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट में क्या होता है, सीए जाके क्या करता है? फाइनेंशियल ऑडिट में सीए जाके क्या करता है? कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करता है, पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करता है, सब डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, एज पर दी ऑथेंटिक ट्रांजैक्शन के साथ सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे कॉस्ट ऑडिट होते हैं ना सीएमए वाले करते हैं, वो क्या करते हैं वहां पर जाके? कॉस्ट ऑडिट में जाके क्या करता है? कॉस्ट ऑडिट में जाके सीएमए का काम होता है कंपनी जो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन में जो कॉस्टिंग निकल के आ रहा है उसके ऊपर बेस करके सेल वैल्यू निकल रहा है, क्या उसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं चल रहा है? ठीक है, कंपनी कर सकता है बहुत सारा चीज, मैनिपुलेशन हो सकता है, दाम घटाना दाम बढ़ाना। ठीक है, तो एक फाइनेंस ऑडिट हो गया, एक कॉस्ट ऑडिट हो गया, एक सेक्रेटरियल ऑडिट हो गया। सेक्रेटरियल ऑडिट आपका सीएस के हाथ में होते हैं, जो सीएस कंपनी का सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस वगैरह सब कुछ प्रॉपरली हुआ है कि नहीं है वो चेक करेगा। स्पेशली इन बिग कंपनीज दिस इज मैंडेटरी, स्मॉल कंपनीज के केस में ऐसा बात नहीं है, वो पागल हो जाएगा, वो सारा का सारा पैसा सब सीएस ही लेके चला जाएगा, बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। इसी चक्कर के लिए तो पहले 5 करोड़ के टर्नओवर ऊपर ज्यादा होता तो सीएस मैंडेटरी था, तो अभी वो कुछ कंपनीज ने कंप्लेन किया गवर्नमेंट को, बोला कि बहुत मुश्किल हो रहा है, सीएस वाले बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, इसलिए वो 5 करोड़ को हटा के गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया 10 करोड़ कर दो, तो छोटा कंपनीज बच जाएगा। क्योंकि रखना है तो फिर सैलरी भी देना है ना। ठीक है, इसमें थोड़ा जॉब कट हुआ, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक काम क्या किया, अमेंडमेंट करके सेक्रेटरियल ऑडिट को मैंडेटरी कर दिया स्मॉल कंपनीज के केस में। वो सब बातें आगे करूंगा सर, ठीक है, ये सभी चीजें आगे करूंगा आप लोगों से। ओके ओके, तो ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गया। अरे ये जो 5 कैरेक्टर है, क्या ये 5 कैरेक्टर समझ में आया कि नहीं आया? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कंपनी का, अच्छे से देखना। एक केस स्टडीज भी कर लिया, मैकओरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक कॉन्सेप्ट है सर कॉर्पोरेट वेल बोल के, ऐसे इसका चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में जोरदार से करूंगा, बट एक बार ये कहानी सुन के जाओ आज। क्या बोलते हो, ये वाला कहानी चले कि नहीं चले? ये वाला कहानी सुन के जाओ आज। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, ये गाना है ना सर, यहाँ पर पर्दा उठ जाएगा, यहाँ पर पर्दा उठ जाएगा। ठीक है, तो क्या पर्दा है सर? सर पहले केस पढ़ते फिर কোনো যদি কিছু কেস হয় তো কোম্পানি তো আলাদা লিগ্যাল এন্টিটি আছে, কিন্তু কেসটা তো ওনার নামেই হবে, তো ওনারকেই সব বিয়ার করতে। यस वेरी गुड सर, वेरी गुड ऋषभ। देखो सर सोलोमन वर्सेस सोलोमन, इट्स अ वेरी फेमस केस, लेकिन पहले सोलोमन का कहानी सुन लो। ठीक है, आज का लास्ट केस स्टडीज है, अच्छे से सुन के घर में कंपनी लॉ का मौज करना। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, वेल का मतलब होता है पर्दा, बीच का पर्दा। ओके, तो ये पर्दा उठ सकता है कब? ये जो बोला ना सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या कॉन्सेप्ट है सर? आप लोग तब से क्या सुन रहे हो, कंपनी अलग ओनर अलग, लेकिन ये अलग अलग के चक्कर में ओनर ना पतली गली ले लेता है। कंपनी और ओनर का जो ये अलग अलग लॉ बना के रखा है ना कंपनीज एक्ट, इसी एक्ट में खुद एक्ट ही फंस गया था। पुराना केस है, ओनर क्या कर लेते, पतली गली पकड़ लेता है। पतली गली मतलब उसी के ऊपर जब एक्चुअली देखो ये तो आर्टिफिशियल है, इसको मारो काटो जेल में भेजो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मारने काटने से जेल में भेजने से किसको फर्क पड़ता है? ओनर को फर्क पड़ता है। तो इसी चक्कर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर मैटर में एक न्यू अमेंडमेंट लाया कि भाई जरूरत पड़ने से ये बीच का जो पर्दा है ना सेपरेट वाला, इस पर्दा को हटा दिया जाएगा।
इस बीच का जो पर्दा है आप बना के रखे हो ना लॉ में, जरूरत हमने ही बनाया और लॉ ही अपने मर्जी से इसको हटा भी सकता है जब ओनर किसी भी तरह का गलती करे, इस सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठाए। अगर ऐसा फायदा आप उठाते हो गलत काम से तो ये बीच का पर्दा उठ जाएगा। सर कैसे गलत काम हो सकता है? सोलोमन वर्सेस सोलोमन, कंपनी लॉ पढ़ोगे और सोलोमन वर्सेस सोलोमन नहीं जानोगे तो ऐसा लगेगा कि सर कंपनी लॉ बुरा मान जाएगा। ठीक है, केस सुन लो फटाफट। Foundation of the concept of corporate will or independent corporate personality. Solomon versus Solomon and Company Limited. The House of Lords laid down that a company is a person distinct and separate from its member. ये तो आप लोग जानते ही हो, है ना? जो पर्सन है, ठीक है, कंपनी है वो भी अलग है और पर्सन भी अलग है। That a company is a person distinct and separate from its member. Member मतलब shareholder. In this case, one Solomon incorporated a company named Solomon and Company Limited. सोलोमन ने एक कंपनी बनाया। सुन रहे हो सर आप लोग? अले सुन रहे हो ना? यस सर। सोलोमन भाई ने एक कंपनी बनाया, सोलोमन भाई ने एक कंपनी बनाया, नाम क्या दिया? सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ओके, ये केस का भी नाम इसीलिए है सोलोमन वर्सेस सोलोमन। विथ 7 सब्सक्राइबर, शेयर का जो सब्सक्राइबर है 7, कौन कौन है? वो खुद है, अपनी बीवी है उसका, 4 सन्स, उसका 4 बच्चा मतलब 4 लड़का और 1 डॉटर। This company took over the personal business asset of Solomon, पर सोलोमन का कुछ पर्सनल एसेट्स था, उस एसेट को बिजनेस में टर्न किया। ठीक है, 38,782 पाउंड का। ठीक है, एंड इन टर्न सोलोमन टुक, इसके बदले सोलोमन ने शेयर्स कंपनी का 20,000 शेयर्स अपने नाम पे किया, 1 पाउंड ईच। ओके, 20,000 शेयर्स कंपनी के एसेट्स दिया और बदले में 20,000 शेयर्स 1 पाउंड करके अपने नाम पे किया। डिबेंचर्स उसके मतलब उसी में से कुछ डिबेंचर्स भी बनाया जिसको 10,000 का वर्थ बना दिया। डिबेंचर मतलब ऐसा माने कि चलो कि कंपनी को लोन दिया, किसने? सोलोमन ने। डिबेंचर होल्डर मतलब जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। कभी मैं आपसे डिबेंचर के बारे में डिटेल चर्चा करूंगा, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ कंपनी लॉ इन डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर सोलोमन ने कुछ अपने नाम पे इक्विटी शेयर रखा, दैट इज 20,000 का शेयर्स, और डिबेंचर रख दिया अपने नाम पे 10,000 पाउंड का, विद चेंज इन चार्ज ऑफ द कंपनीज एसेट्स एंड बैलेंस इन कैश। कंपनी के एसेट्स पे अपना चार्ज कर दिया। चार्ज मतलब क्या होता है जानते हो? चार्ज मतलब क्या है? ये जो डिबेंचर है ना, डिबेंचर पे चार्ज क्रिएट होता है, शेयर्स पे नहीं हो सकता। चार्ज भी एक कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हो और बाद में अगर कंपनी आपको लोन रिपे नहीं कर पाता, कंपनी अगर डूब जाते हैं, तो कंपनी अपना एसेट्स बेच के उसी को पहले देगा जिसका चार्ज बना हुआ है। से फॉर एग्जांपल विश्वजीत के कंपनी में, विश्वजीत तेरा एक कंपनी है, हाँ विश्वजीत तेरे को मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। तेरे कंपनी में मैंने लोन लिया, ठीक है, लोन देना मतलब डिबेंचर लिया। ठीक है, तू मेरे से 1 लाख का डिबेंचर लिया, ठीक है, तेरे बिजनेस को जरूरत था, मैंने दिया, डिबेंचर इज ए लोन। ठीक है, तू मेरे को क्या बोला कि सर अगर मैं लोन, मैं बोला कि मेरे को सिक्योरिटी दो, बेसिकली सिक्योर्ड डिबेंचर, तो तू मेरे को क्या बोला कि ठीक है सर, आप मेरे बिजनेस का जितना एसी है मेरे फैक्ट्री में, सारा का सारा एसी आपके नाम पे, जितना एयर कंडीशन है सारा एसी आपके नाम पे 1 लाख वैल्यू का। तो अगर फ्यूचर में कभी भी विश्वजीत मेरा ये 1 लाख विथ इंटरेस्ट वापस नहीं कर पाता, विश्वजीत का सारा एसी मेरा। दिस इज कॉल्ड चार्ज। ডিবেঞ্চার উইথ ভেন্ডার্স এর ওই জায়গাটা কি? हाँ बोलो, डिवेंचर्स विथ ভেন্ডার্স এর যে জায়গাটা হয় ওইটা অ্যাকাউন্ট দিতে अकाउंट्स में भी ऐसे यूज होता है, सिक्योर्ड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिवेंचर। ठीक है, নামাতে অ্যাসেট পারচেজ বা এ করা যায় ওইটা কি? यस वही होगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एग्जैक्टली अगर सिक्योर्ड डिवेंचर है तो फिर वो एसेट्स उसके नाम पे ऑब्वियसली बुक किया जाता है। इतना आप समझ के चलो, दिस इज कॉल्ड चार्ज। बाकी इसका डिटेल्स में चार्ज का चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ओके, इंटरमीडिएट लेवल में इसका डिटेल चर्चा होता है। तो 10,000 पाउंड का डिवेंचर का चार्ज अपनी कंपनी के एसेट्स के नाम पे भी कर दिया और बाकी बैलेंस इन कैश, बाकी जो पैसा है वो कैश में कंपनी के पास कैपिटल के हिसाब से है। His wife, daughter and 4 sons took up 1 pound shares each. Okay. Subsequently, the company went into liquidation due to general trade depression. बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो बिजनेस डिप्रेशन में चला गया था और बिजनेस को क्या करना पड़ा सर? बंद करना पड़ा। सोलोमन वर्सेस सोलोमन का ये केस है, आप बाद में चाहो तो पूरा का पूरा केस देख सकते हो। ठीक है, ये आपका व्हाइट चैपल हाई स्ट्रीट का दुकान था, इसका व्हाइट चैपल हाई स्ट्रीट 1905 का दुकान था, ये एरिया। ओरिजिनल इमेज दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये केस का लॉयर था, ठीक है,
और भी था एक, ये अकेला नहीं था, और भी लॉयर्स थे, आप चाहो तो बाद में इसको देख सकते हो। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि बिजनेस कुछ दिन बाद क्या हो गया, लिक्विडेट हो गया, मतलब बंद हो गया, ठीक है, ड्यू टू जनरल डिप्रेशन, ठीक है, मतलब बेसिकली बिजनेस चल नहीं पाया और बिजनेस को बंद करना पड़ा। अब ऐसे केस में क्या प्रॉब्लम हो गया, बिजनेस का कुछ क्रेडिटर्स था मार्केट में जिन्होंने कंपनी को कुछ प्रोडक्ट सप्लाई किया था लोन पे, या कुछ मार्केट से लोन दिया था, बट वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था, जिसका अमाउंट था सर 7,000 पाउंड। कितना है सर? 7,000 पाउंड का। ये लोग जाके केस कर दिया, कंटेंडेड दैट सोलोमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये लोग जाके बोल दिए, देखो सर, जो बाहर वाले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे वो भी क्रेडिटर है, और 10,000 का डिवेंचर, 10,000 पाउंड का डिवेंचर अपनी कंपनी को देके सोलोमन भी कंपनी का क्रेडिटर हो गया। क्या बोलते हो, बात समझ में कुछ आ रहा है? कुछ बाहर के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे, वो लोग तो क्रेडिटर है ही, बट सोलोमन भी तो 10,000 पाउंड का क्रेडिट दिया ना कंपनी को, हाँ है ना? तो ये लोग बोल रहे हैं, जो लोग 7,000 पाउंड का बाहर का क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, इनका कहना है कि सोलोमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। इसको कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर का स्टेटस नहीं मिल सकता, सिक्योर्ड क्रेडिटर का स्टेटस सोलोमन को नहीं मिल सकता इस रेस्पेक्ट ऑफ डिवेंचर हेल्ड बाय as he was the managing director of the one man company। वो वन मैन कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो खुद ही अपने बिजनेस का मैनेजिंग डायरेक्टर है वन मैन कंपनी का। तो अगर आप एक ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर आप खुद ही हो, तो फिर आपको कैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर बोला जा सकता है, which was not different from Solomon, because Solomon और Solomon and कंपनी अलग नहीं है। Solomon एज ए डायरेक्टर कंपनी का डिवेंचर होल्डर भी वही है, तो which was not a different from Solomon, and the cloak of the company was a mere sham। मतलब बेसिकली ये जो कंपनी कर रहा है ये बेसिकली धोखा है, ये जो भी केस चल रहा है सोलोमन का ये धोखा है। श्याम मतलब बेसिकली जो बोगस है, बोगस बोगस मतलब जो दिख रहा है वो है नहीं, जो बोला जा रहा है वो है नहीं। बेसिकली यहाँ पर ये जो सोलोमन ने जो किया, सोलोमन ने तो गलत मतलब जानबूझ के किया। अरे सोलोमन तो बेसिकली जानबूझ के किया, धोखा देने के लिए कर रहे हैं, बोगस, एक बोगस कॉन्सेप्ट है। आप खुद ही कंपनी का ओनर हो, आप खुद ही कंपनी का डायरेक्टर भी हो, साथ में आप डिवेंचर होल्डर भी हो गए हो, और फिर आप खुद को सिक्योर डिवेंचर भी बोल देते हो। मतलब अगर कंपनी का मार्केट में कुछ भी आपदा हो जाता है, मार्केट में लाइबिलिटी बन जाता है, तो सारा का सारा लाइबिलिटी एज ए सिक्योर डिवेंचर होल्डर, सारा का सारा एसेट उसके नाम पे हो जाएगा, बाहर वाले को कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज बाहर वाले तो अनसिक्योर्ड है, वो तो सिक्योर्ड है। मतलब कंपनी का जितना एसेट्स है वो सोलोमन के पास ही ट्रांसफर होके आ जाएगा, बाहर वाले को क्या मिलेगा फिर। और वहां पर उसमें जैसे देखो सिक्योर डिवेंचर होल्डर को मिलना चाहिए पहले, बट यहाँ पर सोलोमन को नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज सोलोमन वन मैन कंपनी का खुद डायरेक्टर भी है। तो ये एक बोगस कॉन्सेप्ट है एंड फ्रॉड। इसको पकड़ा गया था लॉर्ड मैकनॉटन ने, इट वाज हेल्ड बाय लॉर्ड मैकनॉटन। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बेसिकली उठाया था लॉर्ड मैकनॉटन ने। बात समझ में आ रहा है सब? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स Yes, जाओगे आपको sir. इनका डिटेल्स भी मिलेगा। ये लॉर्ड, ये इंसान है लॉर्ड मैकनॉटन। ओके, तो जब ऐसा केसेस आएगा ना, जब ऐसा केसेस आएगा तो क्या हो जाएगा सर? जब ऐसा केसेस आएगा, क्या बोल रहे हैं सर, तब इसमें तो सोलोमन को क्या करना है, इसमें सोलोमन को बेसिकली प्रॉब्लम में डालना है। तो क्या करेगा सर, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना, मैं दो सेकंड में आ रहा हूँ।
हेलो सर, हो आप लोग? यस सर। अरे सर ये क्या बोलेंगे सर, ये दुर्गा पूजा चांदा पार्टी, कॉलिंग बेल मारे जा रहे প্যান্ডেলে তো আর ঢুকতে দেবে না আবার চাঁদা। कैंडल में घुसने का मैं रहता भी नहीं हूँ, कहाँ का पूजा है पता नहीं, पाड़ा में एक होता है फ्लैट में उठ के चांदा चांदा दिमाग खराब कर जो भी हो। चलो सर रात में आता है। आप यही करता है, कलकत्ता का लोग क्या बोलेगा, छोड़ ठीक है। रात में तो मार हो जाता है। अच्छा देख, तो सर सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस कुछ समझ में आया सर? जब ऐसा होता है ना, इसमें पूरा समझ में आ रहा है कि सोलोमन गलत है, अरे पूरा समझ में आ रहा है सोलोमन गलत है, तो ऐसा केस में क्या करेगा, ऐसा केस में क्या करेगा, जो बीच का पर्दा है उसको हटा देगा, मतलब बेसिकली लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इस ডুয়ালিটি কনসেপ্ট। हाँ बोलो सर। স্যার এগুলো পুরো মানে এই কেস এই লটা পুরো ডুয়ালিটি কনসেপ্ট। यस एकदम ठीक है, एक बार कुछ बोलना जाएगा, उसके बाद अगर कुछ कोई गड़बड़ करेगा तो फिर उसी पॉइंट को तोड़ा जाएगा, ठीक है, ऐसा बात हो जाता है। तो कॉर्पोरेट वेल बेसिकली क्या कहते हैं सर, कॉर्पोरेट वेल refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company। तो उस केस में सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाएगा। एंड द टर्म कॉर्पोरेट वेल refers to the concept that the members of a company are shielded from liability concepted of the company's action if the company incurs any debt or contravenes any law. The corporate veil concept implies that members should not be liable for those errors. In other words, they enjoy corporate insulations. Thus, the shareholders are protected from the acts of the company. ये बीच का पर्दा है, पर जरूरत पड़ने से ये पर्दा उठाया भी जाता है, ठीक है, जैसे इस केस में उठाया गया था, ठीक है। ये कॉर्पोरेट वेल है, बट इस वेल को जरूरत पड़ने से उठाया भी जाएगा। तो ये कॉर्पोरेट वेल थ्योरी पे आगे और चर्चा रहेगा सर, ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट वेल खत्म हो गया, आगे और भी केसेस है जिसके थ्रू से मैं आपको कॉर्पोरेट वेल को बताऊंगा, ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कैसे होता है, आगे आगे चर्चा होगा। बहुत फेमस केसेस है, बार्नर्डसन का केसेस है, कमीशन ऑफ इनलैंड रेवेन्यू का केसेस है, मजा आएगा सर आगे आगे। लेकिन क्या आप लोगों को आज का केस क्लास समझ में आया सर? यस सर। कोई गया था बस बीच में ये लोग आके थोड़ा सा हम लोगों का जो फ्लो था उसको तोड़ दिया, अदरवाइज ठीक ही है सर। क्लियर है ना? ओके सर, जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है मैं उनको नोट शेयर कर देता हूँ, आप लोग घर में एक बार प्लीज गो थ्रू जरूर कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन कंपनी लॉ में और भी काफी चर्चा है, नेक्स्ट वीक फ्राइडे को करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो दुर्गा पूजा का छुट्टी आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक। क्लास थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ओके सर, क्लास शेयर कर देंगे, ठीक है। मेरे को थोड़ा पिन कर देना होगा ना व्हाट्सएप में, जिनको क्लास शेयर करना है वो प्लीज एक बार मुझे व्हाट्सएप में पिन कर। ओके सर, फिर टाटा, फिर गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, बाय टाटा।